द रिटर्न ऑफ द तालिबान पार्ट 2। अभी तक पिछले पार्ट में हमने जाना जब काबुल गिरा तो कैसे अफगानी प्रेसिडेंट अशरफ गनी भाग गए और बिना एक गोली चलाए तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। उस पार्ट में हमने ये भी जाना कैसे दोहा नेगोशिएशन स्टार्ट हुई और उसमें से अफगान गवर्नमेंट को कैसे बाहर रखा गया। साथ में 2013 मुल्ला उमर की मौत के बाद पावर कैसे ट्रांसफर हुई और उन लीडर्स ने तालिबान को फिर से पावर कब्जा करने में क्या रोल प्ले किया। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो कहानी को अच्छे से समझने के लिए प्लीज पहला पार्ट सुने, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, द रिटर्न ऑफ द तालिबान बाय हसन अब्बास। तालिबान ने काबुल पर बिना खून खराबे के कब्जा किया तो उन्होंने अपनी दूसरी सरकार की शुरुआत कुछ पॉजिटिव मैसेजिंग के साथ की। 17 अगस्त 2021 को तालिबान कल्चरल कमीशन के मेंबर इनामुल्लाह समनगनी ने एक बड़ी घोषणा की। सभी गवर्नमेंट वर्कर को जनरल एमनेस्टी यानी सभी को माफ कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने महिलाओं को भी गवर्नमेंट ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया। ऐसे माहौल में जहां लोग एयरपोर्ट में भाग रहे थे, इवैक्यूएशन चल रही थी, एम्बेसीज खाली हो रही थी, ये बयान थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन लोगों के दिल को थोड़ी राहत दे गया। दोहा से तालिबान के बड़े नेता धीरे धीरे काबुल पहुंचने लगे। इस अफरा तफरी में भी तालिबान ने 17 अगस्त की शाम को अपनी पहली ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे लीड किया उनके चीफ स्पोक्समैन जबीहुल्लाह मुजाहिद ने। मुजाहिद पाकिस्तान के दारुल इस्लाम हकानिया के ग्रेजुएट थे। 44 साल के मुजाहिद तालिबान के सबसे लंबे समय तक मीडिया संभालने वाले लीडर में से एक हैं। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के लिए उनकी आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन चेहरा पहली बार दुनिया ने देखा था। इतने सालों तक उन्होंने फोन कॉल्स, स्टेटमेंट्स और सोशल मीडिया से तालिबान की छवि को संभाला था। कुछ लोगों को लगता था जबीहुल्लाह मुजाहिद एक इंसान नहीं बल्कि एक ग्रुप है जो एक ही नाम का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी छिपाता है। बीबीसी के सीनियर जर्नलिस्ट जॉन सिम्पसन ने उन्हें रिलेटिवली मॉडरेट और प्लेजेंट मैन कहकर डिस्क्राइब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ लाइंस न्यू तालिबान की सोच समझने के लिए काफी थी। इस्लामिक एमिरेट किसी से बदला नहीं लेगा, हमने सबको माफ किया है। हमारी टेरिटरी किसी भी देश के लिए यूज नहीं होगी। किसी के दरवाजे पर नॉक नहीं किया जाएगा, ना पूछा जाएगा कि वो किसके लिए काम करते थे। ये बयान तालिबान की कोशिश को दिखाते थे कि वो अपनी इंटरनेशनल इमेज सुधारना चाहते हैं और दुनिया को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो पुराने तालिबान नहीं रहे। जब आइडियोलॉजी बदलने पर सवाल हुआ तो मुजाहिद ने कामली कहा, 20 साल पहले भी मुल्क मुस्लिम था, आज भी है, लेकिन एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी और विजन में हम बहुत आगे हैं। ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इससे तालिबान को थोड़ी स्पेस मिली कि वो अंदरूनी हलचल सेटल कर सके, खासकर कंधार में जहां मुल्ला हिब्तुल्लाह सीनियर तालिबान लीडर के साथ नई सरकार की बनावट पर चर्चा कर रहे थे। अभी तालिबान अपनी ताकत जमा ही रहे थे कि उनकी नई सरकार को पहला झटका अंदरूनी दुश्मन आईएस के यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की ओर से मिला। 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर एक भयानक सुसाइड बॉम्बिंग हुई, जिसमें 170 से ज्यादा अफगान और 13 यूएस ट्रूप्स मारे गए। अधिकतर अफगान वही थे जो इवैक्यूएशन के इंतजार में खड़े थे। आईएसके का मकसद था अपनी लीथल ताकत दिखाना और तालिबान की कंसोलिडेशन में खलल डालना। तालिबान ने बाद में दावा किया कि उन्हें आईएसके की प्लानिंग की इंटेलिजेंस मिल चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने पब्लिक गैदरिंग पोस्टपोन कर दी थी। अपने टॉप लीडर्स को भी भीड़ में न जाने की एडवाइस भी दी थी। तालिबान के लिए सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि एयरपोर्ट पर जिसने सुसाइड बॉम्बिंग की उसे तालिबान ने कुछ दिन पहले ही बैग्राम एयरबेस के परवान प्रिजन से रिहा किया था। जिस दिन तालिबान ने काबुल संभाला उस दिन उन्होंने परवान प्रिजन और पाले चक्री जैसे बड़े जेल के दरवाजे खोल दिए और 12,000 से ज्यादा कैदियों को आजाद कर दिया।
इनमें सीनियर अलकायदा लीडर और करीब 1000 IS के मेंबर भी शामिल थे। ये तालिबान की तरफ से एक भारी गलती थी और जल्द ही इसका अंजाम भी सामने आ गया। 7 सितंबर 2021 को जबीतुल्लाह मुजाहिद ने 33 मेंबर की और प्रेडिक्टिबली पूरी तरह मर्दों वाली एक केयर टेकर कैबिनेट का ऐलान किया। कई मायनों में तालिबान की यह सरकार ईरान के मॉडल जैसी लगती थी, जहां एक सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होता है। तालिबान के लिए भूमिका निभा रहे थे उनके खुद के आयतुल्लाह खमेनी मतलब मुल्ला हैबितुल्लाह। बाकी पूरी सरकार को उन्होंने टेम्परेरी बताया ताकि फ्यूचर में अगर लेजिटिमेसी या पॉलिटिकल कैलिब्रेशन चाहिए तो दरवाजा खुला रहे। सबसे अहम पद था प्रधानमंत्री का, और सरप्राइजिंगली तालिबान ने यह पद एक ऐसे नेता को दिया जिनकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। नया प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अकुन। करीब 70 साल के मुल्ला मोहम्मद तालिबान मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं। 1996 से 2001 में वो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। कराची के एक मदरसा से पढ़े हुए वो पहली तालिबान सरकार में कुछ समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने, लेकिन असली शक्ति तब भी उनके पास नहीं थी। कंधार के शाह वली को डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखने वाले अकुंद बैटलफील्ड के सितारे नहीं थे। उनकी पहचान ज्यादातर क्लैरिकल इन्फ्लुएंस थी। सबसे जरूरी बात, हिब्तुल्लाह के बेहद करीबी होने के अलावा वो सालों से तालिबान के रहबरी शूरा का हिस्सा थे और बाद में उसके नेता और सलाहकार भी बने। तालिबान के अंदर उनकी रेपुटेशन साफ सुथरी है। जिन लोगों से राइटर की बात हुई उनके मुताबिक अकुंद वो शख्स नहीं जो पावर के लिए चाले चलते हैं। पीएम अकुंद के नीचे 2 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रखे गए, एक मुल्ला ब्रादर जो असल में इस पद के सबसे बड़े दावेदार थे। नेगोशिएशन दोहा में ब्रादर ने ही कराई। तालिबान की ग्लोबल लेजिटिमेसी उन्हीं की वजह से बनी, लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को उनकी बढ़ती पॉपुलर पोजीशन पसंद नहीं थी और वही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरे डिप्टी थे मुल्ला अब्दुल सलाम हनाफी, तालिबान के सीनियर लीडर में से एक, दोहा टीम के कई नेगोशिएटर। एथनिक उज्बेक होने की वजह से तालिबान हायरार्की में उनका रोल एक अनोखा है, क्योंकि नॉन पश्तून लीडर के नंबर्स बहुत ही कम हैं। हनाफी को रिलेटिवली मॉडरेट माना जाता है। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कई देवबंदी मदरसे जैसे कराची की जामिया दारुल उलूम से पढ़ाई की और बाद में काबुल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। दोहा के अलावा उन्होंने मॉस्को और बीजिंग की बैठकों में भी तालिबान की तरफ से हिस्सा लिया। सालों तक यूएस इंटेलिजेंस के पास सिराज की एक बस धुंधली सी साइड फोटो थी। अब वही शख्स अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर बन चुका था, काबुल की पुलिस और सिक्योरिटी का असली मालिक। जब हालात खराब हुए और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पोस्ट छोड़कर भागने लगी, सिराज के फाइटर तुरंत हर जगह काबीज हो गए। कई भगोड़े अफसर भी वापस लौट आए और तालिबान से मिलकर, जिससे सिराज की ताकत और बढ़ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट पद था डिफेंस मिनिस्टर। वो मिला मुल्ला अमर के बेटे याकूब को, क्योंकि वो पहले से ही हिब्तुल्लाह के डिप्टी थे और हाल के वर्षों में तालिबान के सैन्य अभियान को लीड कर रहे थे। तालिबान एक्सपर्ट्स जैसे एंटोनियो के मुताबिक याकूब को मॉडरेट माना जाता है और वो सऊदी अरेबिया के भी पसंदीदा है। ये अजीब कॉम्बिनेशन लग सकता है, लेकिन वजह साफ है। तालिबान के पिछले मिलिट्री चीफ इब्राहिम सदर ईरान के काफी करीबी थे। सऊदी अरेबिया नहीं चाहता था कि अगले सैन्य नेता भी वैसा ही झुकाव रखे, इसीलिए याकूब को आगे लाया गया। यूएस तालिबान डील के बाद सदर के सपोर्टर ने एक अलग फैक्शन भी बना लिया, हिजबे वलियाती इस्लामी, जिससे ये राइवलरी और साफ हो गई। सिराज और याकूब पहले से ही सिक्योरिटी संभाल रहे थे। तालिबान ने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अफगानिस्तान के 34 प्रोविंसेस को 2 हिस्सों में बांट दिया। साउथ, जहां थे 14 प्रोविंसेस, वो आया मुल्ला याकूब के नीचे। साउथ ईस्ट, जहां थे 20 प्रोविंसेस, और वो आया सिराज हक्कानी के नीचे। यानी असली ताकत सिक्योरिटी मिनिस्ट्रीज में थी। दोनों पद अब हार्डकोर तालिबान लीडरशिप के पास थे। 33 कैबिनेट मेंबर में से 30 पश्तून थे, 2 तजाक और 1 उज्बेक।
यानी तालिबान की नज़र में इंक्लूसिव गवर्नमेंट सिर्फ एक शब्द था, हकीकत नहीं। कैबिनेट में ज़्यादातर वही चेहरे थे जो तालिबान लीडरशिप काउंसिल में पुरानी भूमिका निभाते आए हैं। इंक्लूसिविटी की इस कमी पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी ट्वीट किया, इंक्लूसिव अफगान गवर्नमेंट में ताजिक, हराराज और उज़्बेक को भी शामिल करो। 21 सितंबर, 4 अक्टूबर और 23 नवंबर 2021 को तालिबान के नए डिप्टी मिनिस्टर और ऑफिशियल का ऐलान किया गया। कुछ नए नाम पंजशीर और बगलाम से भी थे, जहां ताजिक और उज़्बेक की आबादी ज्यादा है, लेकिन ये सब आधा अधूरा प्रयास ही लगता था। 4 अक्टूबर को फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में हिब्तुल्लाह ने 38 नए ऑफिशियल नियुक्त किए, लगभग सभी पश्तून क्लैरिक्स। एक तीसरे डिप्टी पीएम मौलवी अब्दुल काबिर का ऐलान भी किया गया, जिससे पद की अहमियत और घट गई। इंटरिम कैबिनेट में 14 लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिज्म ब्लैक लिस्ट में हैं, लेकिन कुछ हाईली एजुकेटेड लोग भी शामिल किए गए, जैसे अब्दुल लतीफ नजारी, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी, हजारा बैकग्राउंड, पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी और सिटीजनशिप पर काफी किताबें लिख चुके हैं। दूसरे थे डॉक्टर हसन गयासी, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये भी हजारा कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते थे। कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई मिनिस्टर हाजी नूर उद्दीन को, जो एक ताजिक थे, और उनके 2 डिप्टीज मोहम्मद बशीर व अजीम सुल्तान, ये दोनों भी ताजिक थे। तालिबान के हिसाब से यह प्रोग्रेस कही जा सकती है, कम से कम नाम मात्र की तो। फाइनेंस मिनिस्टर हिदायतुल्लाह बद्री का असली नाम गुल आगा इश्क जाई है, जो ज्यादा लोगों को पता नहीं। 9/11 के बाद क्योटा में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने उन्हें पूछताछ में इतना पीटा कि उन्हें मरा हुआ समझ लिया। जब वो बच गए तो यूएस को सौंपे जाने के डर से उन्होंने अपना नाम बदल लिया। अब इतने साल बाद उन्हें तालिबान सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बनाना था, तो पाकिस्तान का फॉरगिवनेस भी जरूरी था। तालिब फॉरेन मिनिस्टर मुताकी खुद उन्हें जनरल कमर बाजवा के पास ले गए और बाजवा की हामी से उनका रास्ता साफ हुआ। तालिबान सरकार में बड़ा पद पाने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा काम आती थी, पहला पश्तून होना और दूसरा पाकिस्तान से किसी न किसी रूप से जुड़ा हो। क्वेटा शूरा, पेशावर शूरा या दारुल उल हक्कानी का एल्यूमिनाई होना जरूरी था। हक्कानिया पाकिस्तान की सबसे पुरानी, सबसे बदनाम और तालिबान लीडर्स बनाने वाली एक फैक्ट्री मानी जाती है। कम से कम 8 कैबिनेट मिनिस्टर और दर्जनों गवर्नर व कमांडर यहीं से पड़े हुए हैं। कई एल्यूमिनी अपने नाम के आगे हक्कानी लगा लेते हैं, जिससे पूरे नेटवर्क को हक्कानी नेटवर्क कहा जाने लगा। लेकिन ये कोई ट्राइबल सरनेम नहीं, ये बस मदरसे वाला लेबल है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भी इस गलतफहमी में आ गए जब उन्होंने पब्लिक स्पीच में कहा हक्कानी एक मशहूर ट्राइब है। आज के दौरे में हक्कानी तालिबान का अलग हिस्सा नहीं बल्कि पूरा का पूरा हिस्सा बन चुके हैं। शुरुआत में ये रिश्ता एक अलायंस जैसा था, दोनों अपनी अपनी पहचान रखते थे, लेकिन 2001 के बाद इंसर्जेंसी में ये आइडेंटिटीज धीरे धीरे मर्ज होने लगी। सिराज और उनके चाचा खलील हक्कानी, जो अब रेफ्यूजीज के मिनिस्टर हैं, अगस्त 2021 के टेक ओवर के बाद से ही हर इंपॉर्टेंट मीटिंग में तालिबान की ओर से सबसे आगे रहे हैं। किसी भी जीरा, किसी भी रिकंसिलिएशन डायलॉग में कई बार खलील ही सबसे बड़े फैसिलिटेटर बनकर उभरते हैं। आम मान्यता है कि सिराज हक्कानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा साथी है तालिबान के अंदर, लेकिन कई अंदरूनी लोग मानते हैं कि असली वाइटल सपोर्ट सिराज के चाचा खलील हक्कानी का है। फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी भी पाकिस्तान के हाई कमांड से बैठकों में काफी प्रभावशाली और भरोसेमंद फिगर बन चुके हैं। तालिबान कैबिनेट में एक और भारी भरकम अल्ट्रा कंजर्वेटिव चेहरा है नूर मोहम्मद साकिब, मिनिस्टर फॉर हज अफेयर्स। दारुल उलूम हक्कानिया के टॉप स्टूडेंट में से एक, पहली तालिबान सरकार में चीफ जस्टिस रह चुका और अपनी कट्टरपंथी सेक्टेरियन सोच के लिए बदनाम। उसने कई एंटी शिया फतवा जारी किए थे, जिनके कारण हजारा और शिया कम्युनिटीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह भारी अत्याचारों का सामना करती रही। एक पुराने कलीब ने राइटर को बताया था हक्कानिया के टीचर ने साकिब को उसके फरी रवैये के लिए समझाया था।
नई सरकार में उसका पद डाउनग्रेड जरूर लगता था, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस आज भी इतना है कि कैबिनेट में जगह मिल ही गई। कुछ युवा तालिबान लीडर्स इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से डिग्री लेकर आए हैं, जो कि एक मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, सऊदी फंडिंग से चलता है और एंशिएंट मदरसे जैसा कल्चर नहीं है। इनमें से कई आज डिप्टी मिनिस्टर हैं, थोड़े खुले दिमाग वाले, पढ़े लिखे, पुराने कट्टरपंथी तालिबान से कुछ अलग सोच के। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर नईम वर्दक, जो इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी हैं, सितंबर 2020 से दोहा पॉलिटिकल ऑफिस में तालिबान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शायद पूरी तालिबान सरकार में सबसे जनरेशन बदलने वाला और सबसे सरप्राइजिंग अपॉइंटमेंट यही था, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ। हाँ, वही क्रिकेट जिसे कभी तालिबान नापसंद करते थे और आज उसी के लिए लिटरल फर्स्ट फाइट हो गई अंदर। तालिबान फाइटर्स जो कभी खेल के नाम से चिढ़ते थे, अब क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी के लिए हड्डियां तोड़ने को तैयार थे। जब पाकिस्तान फुटबॉल टीम को शॉर्ट्स पहनने पर निकाल दिया था। इस बदलाव की कहानी और मजेदार होती है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। 9/11 से पहले पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते अच्छे माने जाते थे। उसी दौर में पाकिस्तान की फुटबॉल टीम अफगानिस्तान खेलने पहुंची, लेकिन जैसे ही तालिबान ने देखा कि खिलाड़ियों ने शॉर्ट्स पहने हैं, उन्हें तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया। सिर्फ डिपोर्ट ही नहीं, उनके सिर मुंडवाकर ह्यूमिलिएशन के तौर पर वापस भेजा गया। ये तब था जब दोनों देशों के रिश्ते अच्छे थे। अब पिक्चर बिल्कुल उलट है। क्रिकेट साउथ एशिया में मजहब से भी ऊपर माना जाता है। जब अफगान क्रिकेट टीम उभरने लगी, तालिबान समझ गए कि अगर वो क्रिकेट का विरोध करेंगे तो जनता का प्यार खो देंगे। अब जनता को खुश रखना था, उन्हें डराना नहीं। यही वजह थी कि क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी आज तालिबान के भीतर एक पावर सिंबल बन चुकी है। तालिबान की नज़र में महिलाओं के लिए लीडरशिप रोल सिर्फ एक जगह सूटेबल मानी गई है। कहाँ? हेल्थ केयर सेक्टर। फरवरी 2020 में डॉक्टर मलालाई फैजी को मलालाई जिजहोंटन मेटीरियल हॉस्पिटल की फिजिशियन इन चीफ बनाया गया। उसी महीने डॉक्टर आर्यन को सहारा टीचिंग हॉस्पिटल का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ये हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर चलता है। अक्टूबर 2020 में डॉक्टर सिमिन मुश्किन मोहम्मद रबाई बल्खी मैटरनिटी हॉस्पिटल की चीफ ऑफ स्टाफ बनी। तालिबान के हिसाब से ये अपॉइंटमेंट काफी अनप्रेसिडेंटेड थी, लेकिन असली तस्वीर कहीं ज्यादा काली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है कि अफगानिस्तान का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स के किनारे खड़ा है। देश आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट वाले देशों में से एक है। जब दिसंबर 2022 में तालिबान ने एनजीओ में काम करने वाली महिलाओं पर रोक लगाई, तो कई इंटरनेशनल एड एजेंसीज ने ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। इससे हालात और बिगड़ गए। यह सवाल और ज्यादा तेज हो गया कि तालिबान के साथ डील करने के मौजूदा तरीके कितने कारगर हैं। नई तालिबान सरकार में जो चेहरे बैठे हैं, उनके क्रेडेंशियल काफी पुराने और पक्के हैं। नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म की शिकायतें लगभग न के बराबर थी, सिवाय इस आरोप के कि हक्कानीस को कैबिनेट में लायन शेयर दिया गया है। पर तालिबान एक्सपर्ट गस्टोजी के अकॉर्डिंग हक्कानीस को मिला हिस्सा उनकी पावर, इन्फ्लुएंस और मिलिट्री कंट्रीब्यूशन का वास्तविक प्रतिबिंब है। फिर भी कंधार ही तालिबान का दिल और दिमाग है, जहां सुप्रीम लीडर रहता है, अभी भी सबसे डोमिनेट पावर सेंटर। कैबिनेट को देखें तो इसमें शामिल लोग कई बिल्कुल अलग अलग रास्तों से यहाँ पहुंचे हैं। वो जो मुल्ला उमर के साथ काम कर चुके थे, लड़ाई संघर्ष के असली पुराने चेहरे। दूसरे वो जो जेलों में रहे, अफगान जेल से लेके ग्वांटानामो बे तक। तीसरे वो जिनके परिवार यूएस रेड्स या अफगान मिलिट्री ऑपरेशन में मारे गए, जो आज भी वह दर्द अपने साथ लेकर चलते हैं। चौथे वो जो पाकिस्तान चले गए, पश्तून ट्राइबल लिंक्स और कभी कभी पाकिस्तान इंटेलिजेंस की मेहनवाजी के सहारे। पांचवें और आखिर वाले वो सबसे छोटा लेकिन सबसे रणनीतिक समूह, दोहा वाले तालिबान, जिन्होंने पॉलिटिकल ऑफिस चलाया और यूएस से डील नेगोशिएट की। इनकी सिचुएशन बाकी सभी से अलग थी। स्पॉन्सर था कतर, जिसकी अफगानिस्तान में इमीडिएट इंटरेस्ट नहीं थे। उन पर पाकिस्तान की तरह कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। उनके परिवार दोहा में सेफ थे। इसके अपोजिट जो तालिबान लीडर पाकिस्तान रूट से गुजरे,
वे अक्सर एक कान दरवाजे पर रखते, कहीं रात को आईएसआई का नोक न आ जाए। ज्यादातर तालिबान कैबिनेट मेंबर पाकिस्तान के एलाइज माने जाते हैं या फिर कंधार की रिलेटिवली इंडिपेंडेंट नेटवर्क से जुड़े हुए, लेकिन कुछ प्रो ईरान एलिमेंट को भी कैबिनेट में जगह मिली। इनमें सबसे अहम था डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर का पद, जो शुरुआत में गया इब्राहिम सदर को। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सदर की राइवलरी भी सिराज हक्कानी से चल रही है। तालिबान की कमांड स्ट्रक्चर आज बेहद कॉम्प्लेक्स है। ओल्ड तालिबान गार्ड, नए फेसेस और इनके बीच राइवलरी और कंपटीशन है। पावर शेयरिंग एक हॉरिजेंटल तरीके से चल रहा है, कोई साफ वर्टिकल पिरामिड नहीं। इसका मतलब अंदरूनी अव्यवस्था साफ नजर आती है। कैबिनेट फॉर्मेशन को समझने के लिए राइटर ने एक सीनियर पाकिस्तान जनरल से बात की, जो अफगानिस्तान मामलों में गहराई से शामिल रहे हैं। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें बताई। सबसे पहले पाकिस्तान ने तालिबान को कन्विंस करने की कोशिश की कि हामिद करजाई और अब्दुल्ला जैसे पुराने नेताओं को कोई सिंबॉलिक पद दे दे, लेकिन तालिबान के अपने ही आइडियाज थे। फिर मैंने उनसे अपना सबसे अहम सवाल पूछा, क्या ये वाकई नए तालिबान हैं? उनका जवाब बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक था। हाँ, ये एक न्यू जनरेशन है जो पुराने तालिबान से ज्यादा पढ़ी लिखी है, यात्रा कर चुकी है और दुनिया देख चुकी है। इन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर पसंद है। ये आइसोलेशन में वापस नहीं जाना चाहते। वर्ल्ड व्यू भले पुराना हो, पर एंगेजमेंट खोने का कोई इरादा नहीं है। अगर ये सच है तो बड़ा सवाल यह है कि हार्डलाइन एल्डर्स और ये न्यू तालिबान आखिर कैसे साथ चलेंगे। क्या तालिबान एक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं? यह सवाल अभी भी खुला है। कैबिनेट बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया, एक फील्ड कमांडर को गवर्नमेंट मिनिस्टर कैसे बनाया जाए। जो लोग सालों तक शैडो गवर्नर बनकर डर फैलाते रहे, अब उन्हें ब्रिजेस बनानी थी, न कि जलानी। जो काम हमेशा किया उसका उलट करना था। सरकार से लड़ने वालों को अचानक से सरकार चलानी थी। काबुल की सरकार के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नर भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2021 के बाद हिब्तुल्लाह कम से कम 2 बार गवर्नर्स को बदल चुके हैं। एक प्रोविंस से उठाकर दूसरे में डाल दिया। इशारा साफ है, हिब्तुल्लाह नहीं चाहते कि कोई भी गवर्नर खुद का पॉलिटिकल नेटवर्क बनाए या लोकल पैट्रोनेज सिस्टम खड़ा करे। उन्हें बस गवर्नेंस पर ध्यान देना है, पावर एक्यूमुलेशन पर नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग नामों में से एक कंधार के गवर्नर यूसुफ वफाल। तालिबान सर्कल में उन्हें हिब्तुल्लाह का पाशा माना जाता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो टॉप लीडर के सबसे करीब है, जिसकी आवाज को वजन मिलता है। उनकी ताकत एक और वजह से भी है, वह बॉर्डर चेक पोस्ट को कंट्रोल करते हैं। इससे आने वाला पैसा सीधा हिब्तुल्लाह तक जाता है। इसी वजह से उनकी इन्फ्लुएंस तालिबान के अंदर काफी भारी मानी जाती है। तालिबान की नई सरकार को सबसे पहले एक बड़ा फैसला लेना पड़ा, अफगानिस्तान का झंडा। उन्होंने एक पल भी जाया नहीं किया। पुराना ब्लैक रेड फ्लैग, अफगान नेशनल फ्लैग हटाकर तालिबान का व्हाइट फ्लैग लगा दिया, जिस पर लिखा था कोई खुदा नहीं, सिर्फ अल्लाह, और मोहम्मद उनके पैगंबर हैं। व्हाइट रंग उनके लिए पवित्रता और शांति का प्रतीक है। तालिबान खुद को अपने मुल्क के डिविनली अपॉइंटेड हीरोज मानते हैं, जो अपने देश में रिफॉर्म लाने आए हैं। जब काबुल गिरा, वेस्टर्न एम्बेसीज तेजी से निकल चुकी थी। ऐसे माहौल में मुल्ला हिब्तुल्लाह की रहबरी शुरा अपने आप को अजीब सी आइसोलेशन में महसूस कर रही थी। लड़ाई जीतकर वे अपने मकसद के करीब थे, लेकिन इस्लामिक एमिरेट का जो सपना वो 20-25 साल से गढ़ रहे थे, अब उसे जमीन पर उतारने का सबसे मुश्किल वक्त शुरू हुआ था। किसी के पास एक ठोस गवर्नेंस मॉडल मौजूद नहीं था। शायद बहुत कम लोगों को पता था, बाहर से देखने वालों को सिर्फ केओस नजर आ रहा था। गवर्नेंस का स्ट्रक्चर समझने के लिए तालिबान के सुप्रीम कोर्ट चीफ
अब्दुल हकीम हक्कानी ने जून 22 में एक बुक पब्लिश की, द इस्लामिक एमिरेट्स एंड इट्स सिस्टम। 312 पन्नों की इस किताब में प्रीफेस खुद मुल्ला हिब्तुल्लाह ने लिखा है और स्कॉलर्स को इसे पढ़ने की सिफारिश की है। ये कोई ऑफिशियली पॉलिसी डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन ये तालिबान की सोच, दर्शन और पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को साफ दिखाता है, खासकर कंधार लीडरशिप की सोच को। किताब खोलते ही कई जगह विरोधाभास से भरी लगती है, लेकिन शुरुआत में एक बात जोर देकर कही गई है, सेंट्रल गोल अल्लाह का रूल लागू करना। ओपनिंग चैप्टर में लिखा है कि तालिबान के जीत के बाद इस्लामिक एमिरेट का मुख्य मकसद है अल्लाह का कानून लागू करना। अफगानिस्तान में इस्लामिक शरीयत और हनाफी जूरिप्रूडेंस के आधार पर। इस लाइन का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है तालिबान खुद को गॉड चूजन मानते हैं। उनका इस्लामिक इंटरप्रिटेशन एकमात्र सही है। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, इस पर आने से पहले राइटर गरीबों की हालात का जिक्र करता है। इस बात पर चिंता जताता है कि किस तरह सत्ता में बैठे लोग कमजोरों का शोषण करते हैं। यह हिस्सा सुनने में अच्छा लगता है, कम से कम शुरुआत में तो। किताब में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए, यहाँ तक कि अलग अलग इस्लामी सेक्ट्स के लिए जो इंटॉलरेंस दिखाया गया है, वो लेखक के माइंडसेट को साफ दिखाता है। किताब सख्ती से कहती है, हनाफी स्कूल के लोग अपने स्कूल के कोर प्रिंसिपल से जरा भी न हटे। बाकी इस्लामी स्कूल्स को अपना रास्ता अपनाने की इजाजत है, लेकिन माइनॉरिटीज को मिलने वाले जरा सी भी प्रिविलेज लेखक की नज़र में इस्लामिक सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। ये बात हैरान करती है, जिन्हें वो कमजोर और कमतर दुश्मन कहता है, क्या वो सचमुच इतने खतरनाक हैं कि पूरे तालिबान सिस्टम को गिरा देंगे। भाषा में एक अजीब सी इनसिक्योरिटी साफ झलकती है। हेड ऑफ स्टेट को बुलाया जाएगा आमिर उल मोमिनीन, इसका मतलब है लीडर ऑफ द फेथफुल। किताब कहती है हर इंसान को उसकी आज्ञा माननी ही होगी, जो ना माने वो मौत का हकदार है। लेखक जज है, वो सचमुच यही मतलब रखता है। लीडर को चुनने का तरीका भी 4 खुलफाए राशिदीन के मॉडल पर आधारित बताया गया है, जिसमें एलिजेंस, डोमिनेशन और इन्फ्लुएंस लोगों की काउंसिल शामिल हो। लेखक ये भूल जाता है कि चारों खलीफा बिल्कुल अलग अलग मैकेनिज्म से चुने गए थे। किताब में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम के लिए जरा सी भी जगह नहीं। डेमोक्रेसी लगभग हराम बताने में बस एक लाइन की दूरी रह जाती है। इस हिस्से में वो चारों खलीफाओं के एग्जाम्पल से ड्यूटीज निकालता है, लेकिन कौन से सोर्स, कौन सी बुक, कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है हिस्टोरिकल फिगर का नाम लेकर अपनी कोई निजी इंटरप्रिटेशन फिट कर दी गई हो। किताब का कहना है कि अफगानिस्तान की सारी प्रॉब्लम मॉडर्न नॉन रिलीजियस एजुकेशन की वजह से है। इससे इस्लाम और मुस्लिम कमजोर होते हैं, इसीलिए एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह रिलीजियस होना चाहिए। देश की इतनी बड़ी मुश्किलों का जिम्मेदार एजुकेशन को ठहराना, ये आयरनी अपने आप में काफी है। किताब के हिसाब से औरत का असली काम बीवी होना और बच्चे पालना है, तो सरकार में उनकी कोई जगह नहीं। आमिर उल मोमिनीन महिला नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ नैरेटिव्स के मुताबिक अगर औरत पॉलिटिक्स में आए तो काम बर्बाद हो जाएगा। लेखक जोर देकर कहता है कि औरत इंटेलेक्चुअली मर्द से कमतर है, मतलब साफ है, औरत को समाज से गायब कर दो ताकि मर्द अगले 20 साल काम निपटाएं। लेखक कहता है कि औरत की पढ़ाई अलाउड है, लेकिन फिर लंबी लिस्ट शुरू होती है। पढ़ाई घर पर हो, नॉन एसेंशियल कामों के लिए बाहर जाना मना, मेल टीचर नहीं, अगर बाहर जाएं तो सिर्फ महिला टीचर। केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट फिजूल हैं और बिल्कुल अननेसेसरी। शायद यही गाइडेंस से प्रेरित होकर अक्टूबर 2022 में तालिबान ने महिलाओं के लिए कई कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर सीधे रोक लगा दी। इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, जियोलॉजी, जर्नलिज्म सब बहुत मुश्किल डिक्लेयर कर दिए। मुल्ला हिब्तुल्लाह इस किताब से बेहद प्रभावित है, खास तौर पर इसको पूरी तरह लागू करो तालिबान वर्जन ऑफ शरिया वाले हिस्से से। इसीलिए जब आइडियोलॉजी शेप करने की बात आती है तो 2 व्यक्ति सबसे ताकतवर हैं, हिब्तुल्लाह और अब्दुल हकीम।
इनके होते हुए जो तालिबान में थोड़े सुधारवादी या मॉडरेट लोग हैं, उनके लिए बदलाव लाना पहाड़ खिसकाने जैसा काम है। तालिबान अपनी दूसरी सालगिरह के आसपास भी अंदरूनी कन्फ्यूजन और पावर सेंटर की लड़ाई में फंसे हुए हैं। डिसीजन मेकिंग अभी भी कैओटिक है, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा एहसास है। अब उनका सबसे बड़ा गोल है एक ऐसी सरकार बनाना जिसे दुनिया भर रिकॉग्नाइज करे। इस तैयारी में उन्होंने 30 जून 2022 को काबिल पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में एक ह्यूज गैदरिंग बुलाई। करीब 3 से 4,000 रिलीजियस स्कॉलर और ट्राइबल एल्डर्स, हर डिस्ट्रिक्ट ने 2 उलेमा और एक ट्राइबल एल्डर भेजा। एजेंडा था यूनिटी, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और अपने इस्लामिक सिस्टम को लेजिटिमेट करना। सुप्रीम लीडर मुल्ला हिब्तुल्लाह पहली बार कंधार से निकलकर काबुल पहुंचा। तालिबान फाउंडर मुल्ला उमर भी कभी काबुल में पब्लिक मीटिंग एड्रेस नहीं कर पाया, इसीलिए यह तालिबान के लिए सिंबॉलिकली बड़ा स्टेप था। तालिबान चाहे दुनिया की परवाह दिखाए या नहीं, यह सच है कि उन्हें इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस बेहद जरूरी है। इकोनॉमिक कोलैप्स और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतनी बड़ी है कि वो जानते हैं दुनिया के बिना सर्वाइवल मुश्किल है। गैदरिंग में सिर्फ मेल थे। तालिबान ने दावा किया कि औरतों की राय भी कंसीडर की जा रही है, लेकिन वो राय वुमेन की नहीं बल्कि उनके बेटों या हस्बैंड के जरिए पहुंचेगी। आज के समय में यह बात बहुत अब्सर्ड लगती है कि तालिबान इसे ही रिस्पेक्ट कहते हैं। महिलाओं पर पुरानी बातें फिर से दोहराई गई कि बुर्का लाजमी है, बिना मेल रिलेटिव लंबी यात्रा अलाउड नहीं। गर्ल एजुकेशन पर हल्की सी बात हुई, कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ। अगर तालिबान सच में लेजिटिमेसी चाहते हैं तो यह पहला स्टेप काफी कमजोर था। हिब्तुल्लाह ने करीब 1 घंटा पश्तो में बात की। मीटिंग को जीरा न कहकर ग्रेट गैदरिंग ऑफ उलेमा कहा, ताकि रिलीजियस अप्रूवल की मोहर लगे। उसने तालिबान की जीत को सिर्फ अफगान नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम उम्मा की जीत बताया। कई ग्लोबल इस्लामिस्ट ग्रुप ने उनको कांग्रेचुलेशन भी दी, लेकिन असलियत यह है, जनवरी 2023 तक एक भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ने तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया। यह बात हिब्तुल्लाह ने पूरी तरह इग्नोर कर दी। हिब्तुल्लाह ने अपने बड़े काबुल स्पीच में 2 सबसे बड़े मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। लड़कियों के स्कूल अभी भी बंद है, देश की भयानक इकोनॉमिक हालत। यह साइलेंस खुद में सिग्नल था कि तालिबान असली प्रॉब्लम को एड्रेस करने को तैयार नहीं है। साथ में आईएसके पर भी खामोशी थी। सरप्राइजिंगली उसने आईएसके का नाम भी नहीं लिया, जबकि आईएसके ने इस गैदरिंग को टारगेट करने की कोशिश की थी। उसका पूरा जोर एक ही मैसेज पर था, तालिबान अपनी शरिया इंटरप्रिटेशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उनके हिसाब से आइडियोलॉजी ही आगे बढ़ाएगी, प्रैग्मेटिज्म नहीं। हिब्तुल्लाह ने दुनिया पर नाराजगी जताई। इस्लामिक एमिरेट्स को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन साथ में एग्जाइल में बैठे अफगान पॉलिटिकल अपोनेंट्स को लेकर थोड़ी नरमी भी दिखाई। कहा कि एमनेस्टी लागू रहेगी। उसने इंटरनेशनल एड पर शक जताया और कहा कि देश को इंटरनल रेवेन्यू पर निर्भर रहना चाहिए। यह बात तालिबान के इकोनॉमिक मिनिस्टर की मैसेजिंग से बिल्कुल उलट है। शायद हिब्तुल्लाह को ब्रीफ ठीक से नहीं किया गया, वह ब्रीफ मानने में इंटरेस्टेड नहीं है। गैदरिंग के अंत में सबने हिब्तुल्लाह की एलिजेंस की ओथ दी। तालिबान को शरिया अप्लाई करना नहीं आता, यह उलेमा करेंगे। अफगान उलेमा सिर्फ अफगानिस्तान नहीं पूरे मुस्लिम उम्मा को लीड करेंगे। एग्जीक्यूटिव शरिया एनफोर्स करे, जुडिशरी इस्लाम जस्टिस दे। मुझे गवर्नेंस का ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन हमें खुद शासन करना है, बाहर वालों को नहीं देने देंगे। वेस्टर्न जर्नलिस्ट कैथी गैनोन के अकॉर्डिंग तालिबान एक सॉलिड ग्रुप नहीं बल्कि कई तरह के लोग हैं, अलग सोच, अलग बैकग्राउंड। उसके मुताबिक तालिबान में एक बड़ा प्रैग्मेटिक कैंप मौजूद है, जिनमें शामिल है याकूब ब्रादर, सिराज हक्कानी और खैरुल्लाह खैरवा। इन लोगों को कंधार से आने वाले कठोर ऑर्डर परेशान कर रहे हैं, लेकिन ओपन रिबेलियन पॉसिबल नहीं। इसीलिए इन प्रैग्मिस्ट ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, कुछ ऑर्डर को क्वाइटली इग्नोर कर देना।
मतलब तालिबान के अंदर एक साइलेंट ठग ऑफ वॉर चल रही है। एक तरफ हार्डलाइनर जो कंधार में बैठे हैं, दूसरी तरफ प्रैग्मेटिस्ट जो काबुल में है। लेकिन यह तरीका सस्टेनेबल नहीं है। लीडरशिप डिवाइडेड है और तालिबान जानते हैं कि यह फ्रैक्चर उन्हें फ्यूचर में कमजोर करेगा। पर हायरार्की टूटने का रिस्क इतना बड़ा है कि कोई भी खुलकर कन्फ्रंटेशन नहीं करता। तालिबान को दुनिया से लेजिटिमेसी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी साफ बोल चुकी है जब तक औरतों को हक नहीं मिलेगी उन्हें कोई मान्यता नहीं मिलेगी। इंक्लूसिविटी नहीं, वुमेन राइट्स नहीं, तो दुनिया क्या माने कि तालिबान कैसे बदल चुके हैं। तालिबान इन सब के बावजूद काफी ऑप्टिमिस्टिक दिखते हैं, पर असली सवाल ये है कि वो अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर बदले में रिकॉग्निशन लेंगे, क्योंकि उनकी पहचान पूरी तरह आइडियोलॉजी में ही बसी है। उसे बदलना यानी पूरा कैरेक्टर बदलना। लेजिटिमेसी पाने के लिए वो दिखाते हैं कि कमिटीज बना रहे हैं, करप्शन और नेपोटिज्म रोकने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नेंस इंप्रूव करने की बात और दुनिया को एश्योर करना कि वो शांति चाहते हैं। पड़ोसियों को भी कह रहे हैं कि वो लड़ाई नहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये बातें अधूरी और कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं। एक फॉर्मर सीनियर यूएस ऑफिशियल ने बताया कि दोहा टॉक्स के टाइम उन्होंने तालिबान के कुछ बड़े नामों से कैजुअल बातचीत की थी। उन नामों में थे सतैन कैजाई, हनाफी, मुल्ला जाइफ, सुशेल शाहीन। उस बातचीत से साफ था कि प्रैग्मेटिक तालिबान समझते थे कि वो यूएस को हरा नहीं सकते। स्टेलमेट था, पर पावर शेयरिंग भी पॉसिबल था। सतैन कैजाई मजाकिया और तेज दिमाग का था। इस अनगाइडेड मिसाइल वाली रेपुटेशन की वजह से उसे बड़ी पोस्ट नहीं मिली थी। हनाफी शांत और बहुत सीरियस, शाइन फ्लूट इंग्लिश वाला और इंटरनेशनल फेस था। जब यूएस ऑफिशियली ने हाइपोथेटिकली कहा कि अगर हम निकल जाएं तो काउंटर टेररिज्म में आपको यूएस की मदद चाहिए होगी, शायद बेसिस भी काम आ जाए, तो सतन कैजाई ने तुरंत पकड़ा, आप चाइना पर नजर रखना चाहते हो और ये हमें पाकिस्तान पर नजर रखने में मदद करेगा। उन्होंने साफ कहा, पावर में आते ही हमें टेक्निकल सपोर्ट, एजुकेशन, हेल्प चाहिए होगी। आप रशियन से बेहतर हो, हम फायदा उठाना चाहेंगे। यह दिखाता कि तालिबान के अंदर प्रैग्मेटिक माइंड्स मौजूद हैं जो समझते हैं कि दुनिया के साथ काम करना पड़ सकता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी साफ कह चुकी है, वुमेन राइट के बिना तालिबान को कभी लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। तालिबान ऑप्टिमिस्टिक तो है, कमिटेड भी है, पर सच ये है कि उनकी डेकेड पुरानी बैड रेपुटेशन हटाना कोई आसान काम नहीं। बदलना मतलब पूरी आइडेंटिटी मेकओवर, और वही बात उन्हें अब डराने लगी है। चैप्टर 4, देवबंदिज्म, इस्लाम एंड द रिलीजियस नरेटिव ऑफ तालिबान। इस्लाम की साउथ एशिया वाली हिस्ट्री हमेशा से बहुत डाइवर्स रही है। कभी रिलीजियस स्कॉलर पावरफुल रहे, कभी सूफी इरफान ट्रेडिशन ने कल्चर को शेप किया। ये दोनों करंट्स एक दूसरे में घुलते मिलते भी रहे और कई बार टकराते भी। आज तक रीजन में इस्लाम एक बड़े स्पेक्ट्रम पर मौजूद है, मॉडरेट से लेकर एक्सट्रीम तक। लेकिन इस डाइवर्सिटी को पिछले कई दशकों के कॉन्फ्लिक्ट ने बुरी तरह चोट पहुंचाई है। वायलेंस और इंस्टेबिलिटी ने पीस और को एग्जिस्टेंस को कमजोर कर दिया। इस बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, क्योंकि आईएसआई ने आज का अफगानिस्तान बनाया है। कुछ लोग कहते हैं कि तालिबान एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सच ये है कि वो पॉलिटिकल भी है, मिलिटेंट भी। तीनों आइडेंटिटीज एक साथ चलती हैं। स्कॉलर ओलिवर रॉय का कहना है कि तालिबान वुमेन जैसे मुद्दों पर रिजिड है, लेकिन पावर लेने के लिए बहुत प्रैग्मेटिक भी। यानी रिलीजन उनका कोर है, लेकिन स्ट्रेटजी पॉलिटिकल इंटरेस्ट पर चलती है। फिर भी तालिबान को समझने के लिए उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी उसी पर बनाई गई है। यही रीजन है कि इस्लामिक थियोलॉजिकल ट्रेडिशन के गिरते लेवल और इस्लाम के पॉलिटिसाइजेशन ने तालिबान जैसे नैरेटिव को और मजबूत किया है। तालिबान सुन्नी इस्लाम के फॉलोअर हैं, स्पेसिफिकली हनाफी स्कूल। हनाफी के अंदर भी वो साउथ एशिया के एक खास पॉलिटिकल रिलीजियस स्ट्रीम से आते हैं, देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट। यह ट्रेडिशन 19th सेंचुरी में मॉडर्न चैलेंजेस के जवाब में उभरा था।
और आज भी तालिबान की थियोलॉजिकल रूट यहीं से आती है। तालिबान को अक्सर रेडिकल कहा जाता है और कई लोग उन्हें मुस्लिम मानने से भी हिचकते हैं, लेकिन उनके हर फैसले, हर पॉलिसी, हर एक्शन के पीछे यही हार्डलाइन रिलीजियस इंटरप्रिटेशन चल रही होती है। यही उनकी स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी भी बनाती है और उनका सपोर्ट बेस भी। तो देवबंदिज्म क्या है? ये आइडियोलॉजी टीवी पर कम दिखती है, लेकिन साउथ एशिया के इस्लामिक पॉलिटिक्स में इसका रोल बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए साउथ एशिया कॉन्टेक्स्ट को साथ रखना जरूरी है, वरना कहानी आधी रह जाएगी। देवबंदिज्म 1866 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के पास बने दारुल उल देवबंद नामक मदरसा से इसकी शुरुआत हुई। इस मदरसा के 2 फाउंडर ब्रिटिश के खिलाफ एक फेल रिबेलियन में शामिल थे, यानी ये पूरा मूवमेंट कॉलोनियल प्रेशर और आइडेंटिटी क्राइसिस से निकला था। एक इस्लामिक रेवोल्यूशन रिएक्शन था। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने साउथ एशिया के उलमा की सोच की गहराई से बदल दिया। उन्हें लगा कि इस्लाम करप्ट हो गया है और इसको बचाने के लिए इसे बचाने के लिए एक रिवाइवलिस्ट मॉडल चाहिए। इसी से देवबंद स्कूल उभरा, पहले एंटी इंपीरियलिस्ट, फिर नेशनलिस्ट और फिर धीरे धीरे इस्लामिस्ट। आज का तालिबान उसी लंबी हिस्ट्री का एक मॉडर्न मिक्स है। 20वीं सेंचुरी में सोवियत इन्वेजन, सऊदी पेट्रोडॉलर्स, पाकिस्तान मदरसा और अमेरिकन वेपन्स ने मिलकर उनकी शेप बनाई है। साउथ एशिया में इस्लाम मूल रूप से सूफी संत लेकर आए जो जेंटल और मिस्टिकल अप्रोच रखते थे, लेकिन देवबंदिज्म ने धीरे धीरे एक एंटी इनोवेशन स्टांस ले लिया, जिसकी वजह से उनका बरेलवी सूफी ट्रेडिशन से बड़ा टकराव हुआ। लोग समझने लगे कि देवबंदी एंटी सूफी हैं, लेकिन रियल पिक्चर इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नाफी सुन्नी, साथ में सलाफिज्म के बोर्ड विचार, वहाबी इन्फ्लुएंस और अल-कायदा जैसे ग्रुप से और हार्डलाइन एक्सपोजर। इसीलिए तालिबान का इस्लाम एक रिजिड टेक्स्ट बुक इस्लाम नहीं है, बल्कि एक प्रैग्मेटिक, सिलेक्टिव और पॉलिटिकल इस्लाम है। जो चीज उनके काम आए वो ले लेते हैं। स्कॉलर बारबरा मेटकॉफ इसको ब्यूटीफुल समराइज करती है। देवबंदी मूवमेंट में पॉलिटिकल एक खाली बॉक्स की तरह होती है, जिसमें सिचुएशन के हिसाब से जो काम आए वो डाला जाता है। मतलब तालिबान रिलीजन को भी आइडियोलॉजी से ज्यादा स्ट्रेटेजी की तरह यूज करते हैं, एंड गोल को ध्यान में रखकर। साउथ एशिया में देवबंदी थॉट को समझना जरूरी है, लेकिन अफगान और पाकिस्तान तालिबान के बीच एक बड़ा रिलीजियस फर्क है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी है, वो आज खुद को देवबंदी डिसिप्लिन से जोड़कर नहीं देखते। हाँ, उन्होंने देवबंदी मदरसा में पढ़ाई की, लेकिन प्रैक्टिस में वो इंडिपेंडेंट फंडामेंटलिस्ट बन चुके हैं, जिनकी रिलीजियस आइडियाज ट्राइबल कल्चर के साथ मिलकर एक अलग ही मिक्स बना देते हैं। इसीलिए देवबंदिज्म आज अफगान तालिबान को समझने में तो काम आता है, लेकिन पाकिस्तान तालिबान के लिए लगभग इररेलेवेंट हो चुका है। अफगान तालिबान का आइडियोलॉजी एक फ्यूजन बन चुका है। हनाफी सुन्नी प्लस सल्फाई रिजिडिटी प्लस वहाबी इन्फ्लुएंस और पश्तूनवली ट्राइबल कोड, ये उनके प्रेजेंट वर्ल्ड व्यू की असली फाउंडेशन है। देवबंद स्कूल के असली हिस्ट्री काफी रिच रहा है। स्कॉलरशिप, इस्लामिक स्टडीज और साउथ एशिया इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन में उनका एक बड़ा योगदान है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में इसका जो करंट रूप है वो साउथ एशिया की पुरानी सूफी इंक्लूसिव मिस्टिकल इस्लाम से बिल्कुल उलट है। ये इंटॉलरेंट और मिलिटेंट वर्जन असल हेरिटेज का विकृत रूप है। तालिबान की हार्डलाइन सोच सिर्फ ट्राइबल कल्चर से नहीं आई, इसको शेप दिया अल-कायदा की एक्सट्रीमिज्म ने, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन ने और 1980 के अफगान जिहाद ने, जिसे यूएस, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। इसी एनवायरनमेंट में मिलिटेंट जिहाद की आइडियोलॉजी देवबंदी सर्कल में फैल गई और अफगान तालिबान एक मिक्स्ड प्रोडक्ट बनकर उभरे। सऊदी फंडेड, यूएस आर्म्ड, पाकिस्तान ट्रेंड। 1990 में तालिबान उभरे तो उनके पास सऊदी इन्फ्लुएंस, अमेरिकन वेपन और पाकिस्तान मदरसा की बदले हुए सिलेबस यानी आइडियोलॉजिकल कॉकटेल थी।
ये रीगन के होली वॉरियर यानी मुजाहिदीन की अगली पीढ़ी थे। लेकिन एक बड़ी गलती बार बार की जाती है, पूरी देवबंद कम्युनिटी को तालिबान के नाम पर बदनाम करना। लाखों देवबंदी तालिबान के खिलाफ है। देवबंदी ट्रेडिशन खुद डाइवर्स है। तालिबान एक छोटे एक्सट्रीम सब सेक्शन है, ना कि पूरी आइडेंटिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले। तालिबान को समझने के लिए ये मानना जरूरी है कि वो एक मोनोलिथिक ब्लॉक नहीं, उनके अंदर कई सब ग्रुप और अलग अलग लेवल की सोच मौजूद है। देवबंद की शुरुआत एक रिलीजियस रिवाइवल के तौर पर हुई। आइडिया ये था कि रिलीजन एजुकेशन प्लस उलेमा लीडरशिप से मुस्लिम सोसाइटी फिर से सवरन बन सकती है। धीरे धीरे एक ट्रांजेक्शनल पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया, जिसका लक्ष्य था सोसाइटी को री इस्लामाइज करना। क्लेरिक्स को ब्रेन माना गया और इस्लामीज को बॉडी का लाइफ ब्लड, यानी क्लेरिक्स की हर समस्या का समाधान है। क्योंकि लोग असली इस्लाम से दूर चले गए, ये सोच उन्हें वो अथॉरिटी देती जिसके लिए वो हमेशा बेचैन रहे। देवबंद आइडियोलॉजी का मूल दावा था कि इंडिया में इस्लाम अपनी प्योरिटी खो चुका है। हिंदू प्रैक्टिसेस के इन्फ्लुएंस की वजह से उनका लक्ष्य था इस्लाम को शुद्ध रूप में वापस लाना। उस समय ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म बिगेस्ट एनिमी था, इसीलिए वो मुस्लिम हिंदू यूनिटी को भी सपोर्ट करते थे। टाइम के साथ नए ग्रुप्स आए और पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ा, लेकिन देवबंदी नेटवर्क लगातार बढ़ा। स्लोली देवबंदी क्लासरूम से बाहर आकर आर्म स्ट्रगल में कूद गए, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इंडिपेंडेंस से ठीक पहले उनके अंदर एक बड़ी स्प्लिट हुई। एक फैक्शन ज्यादा प्यूरिटिकल और फंडामेंटलिस्ट डायरेक्शन में चला गया। 1980 में पाकिस्तान के डिक्टेटर जियाउल हक ने मिलिटेंट देवबंदीज को खूब एम्पावर किया। यहीं से उनकी मिलिटेंसी वाला रूप और मजबूत हुआ। सेक्टेरियन टेंशन भड़काने लगा, खासकर सुन्नी शिया राइवलरी और एंटी हिंदू मोबिलाइजेशन। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ने भी इस नैरेटिव को फ्यूल किया। सोवियत इन्वेजन के दौरान अफगान रजिस्ट्रेशन मोस्टली देवबंदी लीडर्स ने लीड की। सऊदी फंडिंग और जियोपॉलिटिकल सपोर्ट ने उनके इस्लामिक स्टेट वाले सपने को और ताकत दी। यही वो चिंगारी थी जिसे तालिबान मूवमेंट की आग भड़की। ईरान की 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन ने देवबंदी वर्ल्ड को मिक्स सिग्नल दिए। कुछ लोग इंस्पायर्ड हुए, लेकिन वहां भी इन्फ्लुएंस्ड फैक्शन में एंटी सिया सेक्टेरियनिज्म और बढ़ गया। यही सेक्टेरियनिज्म बाद में तालिबान की पहचान बन गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शिया माइनॉरिटीज पर हमले इसी माइंडसेट की देन है। सोशियोलॉजिकल देखा जाए तो देवबंदी एक लंबी जर्नी है। पॉलिटिकल एम्बिशन, रिपीटेड फेलियर और हर बार और ज्यादा कठोर होकर लौटना। आखिर में जब पीसफुल रास्तों में कुछ ना हुआ तो मिलिटेंसी ही आखिर और आसान राह लगी। रिजल्ट आज एक आर्म्ड अथॉरिटेरियन तालिबान मौजूद है, जो अपनी ओरिजिनल स्कूलरी रूट से बहुत दूर है, और जिस लैंड में वे राज कर रहे हैं वह उनसे सबसे ज्यादा असहज है। तालिबान को देवबंदी फ्रेमवर्क में रखना थोड़ा ट्रिकी है। प्रोफेसर बैरून इंग्राम भी कहते हैं देवबंदी को लेकर बहुत सारी गलत जनरलाइजेशन होती है, लेकिन ये सच भी है कि पिछले कुछ दशकों में जो एक्सट्रीमिस्ट देवबंदी फैक्शन उभरे, उन्होंने अपने पॉलिटिकल गोल को आगे रखा और थियोलॉजी की बात लगभग गायब कर दी। फिर भी उनकी रूट्स देवबंदी मदरसा से ही थी। जैसे पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए जंग ऑफिशियलों ने अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, लेकिन उनके लीडर मोस्टली देवबंदी लिंक्ड मदरसा से आए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी भी उन्हें देवबंदी ओरिएंटेड ही मानती है। इसीलिए फर्क करना जरूरी है। मेनस्ट्रीम देवबंदी अलग है, तालिबान जैसे हार्डलाइनर अलग। मगर तालिबान की रिलीजियस सोच का मूल बीज देवबंदी ट्रेडिशन से निकला हुआ है। देवबंदी का असली थियोलॉजी का संघर्ष पहले बरेलवी से था। ये बरेलवी क्या है, जो सूफी ओरिएंटेड और ज्यादा प्रोग्रेसिव माने जाते हैं। लेकिन जब आईएसआईएस सामने आया तब तालिबान को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उनसे भी ज्यादा ब्रूटल है। आईएसआईएस ने तो ओपनली मुल्ला उमर का मजाक उड़ाया। इस राइवलरी ने तालिबान को थोड़ा मिडल की तरफ ला दिया, बस इतना कि वो खुद को आईएसआईएस से अलग दिखा सके।
ISIS जो कि अफगानिस्तान में ISK है, उसी से उसका संघर्ष चल रहा है। दोनों एक दूसरे को काफिर तक बोलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देवबंदीज्म रेडिकल नहीं था, रेडिकल हुआ सिर्फ एक छोटा हिस्सा। बाकी लाखों देवबंदी मिलिटेंट नहीं है। जैसे क्रिश्चियनिटी में कुछ मिलिटेंट ग्रुप है, पर वे पूरे चर्च को रिप्रेजेंट नहीं करते। आज तालिबान जिस आइडियोलॉजी को पुश कर रहे हैं उसे कई एक्सपर्ट कहते हैं एक ऐसा मिक्स आइडियोलॉजी जो क्लासिकल देवबंदी से अलग है और जिसमें पॉलिटिकल इस्लाम प्लस ट्राइबल कल्चर और पॉलिटिकल नेशनलिज्म सब मिलकर एक नया रूप बना रहे हैं। उनका ड्रीम है एक रिलीजियस लेड स्टेट जिसमें अफगान नेशनलिज्म भी हो और उनका कठोर शरिया भी। 1994-95 में मुल्ला उमर कंधार के एक म्यूजियम में गए जहां पर प्रोफेट मोहम्मद की चादर रखी हुई थी। इतिहास में सिर्फ 3 लोगों ने कभी उस बॉक्स को खोला था, अहमद शाह दुरानी, जाहिर शाह और एक सूफी लीडर गिलानी शाह। सब ने चादर को सिर्फ देखा, छुआ भी नहीं। लेकिन मुल्ला उमर ने वह चादर पहनी और वो भी अकेले कमरे में नहीं, एक रूफ टॉप पर जनता के सामने। फिर उन्होंने खुद को कहा आमिर उल मोमिन, यानी कमांडर ऑफ द फेथफुल। नॉर्मल मुस्लिम शौक होते, पर तालिबान सपोर्टर खुश हो गए, चीयर करने लगे जैसे सच में कोई दिव्य संकेत मिल गया है। इसी साइकोलॉजिकल मूवमेंट ने तालिबान को एक मैसिनिक स्टाइल लीडर दे दिया और बस कुछ महीनों में ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। ये कहानी दिखाती है कि तालिबान की सोच नॉर्मल रिलीजियसिटी नहीं है, ये एक ऐसी मैसोनिक साइकोलॉजी है जिसमें लीडर को डिवाइन हीरो माना जाता है। वहीं उनकी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि एक तरफ उसकी जमीन सदियों से सूफियाना नरम मोहब्बत भरी रही है, दूसरी तरफ आज तालिबान की सोच बिल्कुल उलट है। तालिबान उस पूरी स्पिरिचुअल विरासत को गलत मानते हैं। वो वही सॉफ्टनेस, पोइट्री, श्राइन्स और टॉलरेंस को मिटाना चाहते हैं जिसने अफगानिस्तान की पहचान बनाई थी। मजार शरीफ इसका सबसे बड़ा सिंबल है। टर्कोइज रंग की वो बड़ी मॉस्क जिसे लोग सदियों से इमाम अली की रेस्टिंग पीस मानते आए हैं। शिया हो या सुन्नी अफगान, उन्होंने हमेशा इस जगह को इज्जत और पवित्रता से देखा है। अली का करैक्टर इल्म, इंसाफ, सबर और जेंटलनेस अफगानिस्तान की असली रूह का आईना है। तालिबान जैसे कठोर ग्रुप के लिए ये विरासत एक चैलेंज जैसा लगता है। अफगानिस्तान असल में मास्टिक हार्टलैंड है। रूमी जैसे बड़े सूफी संत यहीं से आए, कई सूफी ऑर्डर्स ने यहीं जन्म लिया। पश्तो पोइट्री का पूरा खजाना टॉलरेंस और प्यार का संदेश देता है। लेकिन आज तालिबान उसी पोइट्री और लैंग्वेज को अपने प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर रहे हैं। मीडियम वही, मैसेज बिल्कुल बदल गया है। दुनिया आज अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोलती है, पर असल में ये जगह होम ऑफ सेंट्स भी रही है। ISK और तालिबान ने भले ही इस विरासत पर हमला किया हो, लेकिन वो सूफी रूह आज भी जिंदा है, धीमी सही पर मिटने वाली नहीं। सूफीज्म ने अफगानिस्तान को नॉलेज, इक्वालिटी और स्पिरिचुअलिटी दिया। पुराने सूफी ऑर्डर में महिलाएं भी ट्रैवलर्स, फाइटर और टीचर्स रही हैं, रिस्पेक्ट के साथ। वो इंक्लूसिविटी आज तालिबान की आइडियोलॉजी के बिल्कुल उलट है। ये चैप्टर अफगान आइडेंटिटी की वो साइड दिखाता है जो तालिबान के नैरेटिव से कहीं ज्यादा गहरी और खूबसूरत है। अफगानिस्तान की धरती पर ऐसे बहुत से सूफी सेंट हुए हैं जिन्होंने खुलकर कॉलोनाइज्म, जुल्म और जंग का विरोध किया है, शांति, इंसाफ और करुणा की बात की है। यही असली अफगानिस्तान है। इसी मिट्टी से मॉडर्न अफगानिस्तान के फाउंडर अहमद शाह दुरानी भी एक बड़े सूफी संत सिलसिले से जुड़े थे। सूफी सिर्फ सेंट्स नहीं थे। अफगान इतिहास में राजाओं को ताज पहनाने से लेकर शासन की वैधता देने तक सब सूफी डर्विशिस के हाथों होता था। तालिबान का आज की कठोर आइडियोलॉजी अपनाना इस हेरिटेज के बिल्कुल खिलाफ है, ऑलमोस्ट जैसा अपनी हिस्ट्री से गद्दारी। अफगानिस्तान की सोच हमेशा से ये रही है कि दिल की रोशनी माइंड के लॉजिक से बड़ी होती है। सूफीज्म ने इसी हार्ट सेंट्रिक सोच को आगे बढ़ाया, लेकिन तालिबान की राय देवबंदी, लेगलिज्म और कठोर रूल्स वाले रिलीजन में है। इस सॉफ्टनेस की कोई जगह नहीं है, इसलिए दोनों का क्लैश होना नेचुरल था।
वहाबिज्म, सलाफिज्म और फॉरेन आइडियोलॉजी सोवियत वार के बाद जब आए तब सूफीज्म की खिलाफत बढ़नी शुरू हो गई। तालिबान ने 1990 में सूफी श्राइन और पिलग्रिम्स पर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, पर आज सूफी अपनी विरासत बचा कर खड़े हैं। तालिबान और आईएसके में फर्क भी यही दिखाता है। तालिबान सख्त है लेकिन आईएसके जितने एक्सट्रीम नहीं। आईएसके ने सूफी और शियास को सीधा काफिर घोषित किया है, जबकि तालिबान इतनी ओपन तकफीरी लाइन नहीं लेते। ये भी याद रखना जरूरी है कि शिया और सूफी छोटे नहीं, अफगानिस्तान की आइडेंटिटी और इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी मौजूदगी, उनकी आवाज और उनकी लेगेसी सदियों से इस देश की रूह बनकर रही है। तालिबान को समझाने का एक और जरूरी तरीका है उन्हें न्यू रिलीजियस मूवमेंट की नजर से देखना। सोशियोलॉजी में ऐसे मूवमेंट को कभी कभी लूजली कल्ट भी बोला जाता है, मतलब ऐसे धार्मिक ग्रुप जो मेन स्ट्रीम रिलीजन से हटकर चलते हैं, जिनकी शुरुआत एक अथॉरिटेरियन या कैरिज्मेटिक लीडर करता है और जो मॉडर्न दुनिया, साइंस और प्लूरलिज्म के खिलाफ एक अल्टरनेटिव आइडेंटिटी बनाते हैं। तालिबान की कहानी इस मॉडल से काफी मैच करती है। सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ऐसे मूवमेंट का फ्यूचर कुछ मुख्य फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, सोशियो डेमोग्राफिक्स। तालिबान के अंदर जनरेशन बदल चुकी है। आज ग्रुप का बड़ा हिस्सा 9/11 के बाद पैदा हुए यंग फाइटर हैं। ये लोग एक अलग दुनिया में खड़े हैं। मोबाइल फोन्स, आउटसाइड दुनिया से कनेक्शन और मॉडर्न चीजों का एक्सपोजर। जैसे जैसे पुराने हार्डलाइनर कम होंगे, ये नई जनरेशन अपनी सोच बदल सकती है। फैमिन, आइसोलेशन और इकोनॉमिक कोलैप्स उन्हें थका भी सकता है। फ्यूचर में यही लोग तालिबान की सोच को भी बदल सकते हैं। दूसरा फैक्टर है लीडरशिप। न्यू रिलीजियस मूवमेंट अक्सर एक स्ट्रॉन्ग लीडर पर टिके रहते हैं। लीडर गिरते ही मूवमेंट हिल जाता है। मुल्ला उमर मरने के बाद तालिबान में वही करिश्मा है, वही कल्ट स्टेटस किसी और के पास नहीं रहा। आज सब कुछ सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह के डिसीजन पर टिका है। इसी वजह से उनके रहते मूवमेंट स्टेबल है, लेकिन उनके बाद राइवलरी बढ़ सकती है, जैसे सिराज वर्सेस याकूब की टसल पहले से ही चल रही है। ओवरऑल तालिबान एक पॉलिटिकल ग्रुप तो है, उनका ढांचा, उनकी आइडेंटिटी और उनका एक कंट्रोल सिस्टम धार्मिक मूवमेंट जैसे काम करता है, और उन्हीं की सोशियोलॉजिकल फैक्टर से उनका फ्यूचर डिसाइड होगा, टूटेगा, बदलेगा या वही रहेगा। ऐसे ग्रुप तभी कामयाब होते हैं जब उनके पास लेजिटिमेट लीडर हो, ऐसे लीडर जिनके पास अथॉरिटी हो और जिनकी लीडरशिप को रिलीजियस तौर पर जस्टिफाई किया जा सके। तालिबान के केस में मुल्ला उमर का वो चादर पहनने वाला सीन और मुल्ला हिब्बतुल्लाह का क्लैरिकल स्टेटस था। जब ग्रुप के मेंबर खुद को इस सिस्टम का हिस्सा मानने लगते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और लीडर की लेजिटिमेसी और मजबूत हो जाती है। साथ ही उनके एक हाईली मोटिवेटेड रिलीजियस वॉलंटियर फोर्स चाहिए जो मैसेज फैलाए। तालिबान के पास ये चीज बहुत ज्यादा है। लेकिन तालिबान का फ्यूचर का सबसे बड़ा टेस्ट उनकी यंग जनरेशन है। आज के तालिबान यूथ डिजिटल एज के प्रोडक्ट हैं। यहीं पर मेजर प्रॉब्लम खड़ी होती है। क्या तालिबान अपने युवा फाइटर को इस सिस्टम में सोशलाइज कर पाएंगे या वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे? अगले 10 साल इसी पर डिपेंड करते हैं। ग्रुप के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस भी बढ़ रहा है। बिलीफ कुछ और, एक्शन कुछ और। ग्लोबलाइजेशन और फेमिन जैसी रियलिटीज उनके अस वर्सेस देम मॉडल को कमजोर करती है। जब रोजी रोटी की प्रॉब्लम बढ़ती है, फेथ सिस्टम हिलता है। यही स्टेज सोशियोलॉजिस्ट के हिसाब से किसी मूवमेंट के टूटने की शुरुआत होती है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी एक बड़ा फैक्टर है, खासकर पाकिस्तान, ईरान, चाइना जैसी बड़ी पावर। इनका सपोर्ट हो तो रिजीम टिकता है और ये हटे तो लड़खड़ाता है। सोशियोलॉजिस्ट ब्रायन विल्सन के हिसाब से ऐसी मूवमेंट फास्टर सेल्वेशन का वादा करती है। तालिबान भी एक रिलीजियसली चार्ज पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, जिसमें रिलीजन से पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिलती है और एक ग्लोबल विजन भी अटैच होता है। इसी वजह से तालिबान एक न्यू रिलीजियस मूवमेंट जैसा ही ऑपरेट करते दिखते हैं। आइडेंटिटी रीडिफाइन करना, फॉलोवर को मोटिवेट करना और हम और वो सिस्टम बनाना। बस फर्क ये है कि आज की नई जनरेशन में आइसोलेशन वाला हिस्सा कमजोर पड़ रहा है। आगे चलकर यही गैप शायद उनका फ्यूचर डिसाइड करे।
चैप्टर 5 एलाइज एंड एनिमी ऑफ तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का असर तुरंत डूरेंट लाइन के उस पार पाकिस्तान तक पहुंच गया। ये डूरेंट लाइन क्या है? एक्चुअल में बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, जिसे पश्तून लोग नहीं मानते हैं। वहां उनका जुड़ा हुआ ग्रुप टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान फिर से एक्टिव हो गया। तालिबान के काबुल लौटते ही पाकिस्तान में एक साल के भीतर 50% से ज्यादा आतंकवादी हमले बढ़ गए। यह टीटीपी वह ग्रुप है जिसने मलाला यूसुफजाई पर गोली चलाई थी और पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में 141 बच्चों की हत्या की थी। टीटीपी कई तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का मिक्स है। कुछ एंटी शिया हैं, कुछ कश्मीर फोकस्ड मिलिटेंट। पाकिस्तान की सेना ने इन्हें सालों तक दबाए रखा, लेकिन तालिबान के वापसी के बाद टीटीपी फिर से मजबूत होने लगा। पाकिस्तान ने 2021 के बाद अफगान तालिबान के जरिए टीटीपी से बातचीत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नवंबर 2022 में टीटीपी ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वह पाकिस्तान पर फिर से हमले शुरू करेगा। तालिबान की वापसी रीजन में एक बड़ी हलचल थी, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा खड़ा हुआ, यानी आईएसके इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। ये आईएसआईएस का अफगान वर्जन है। आईएसके पहली बार 2015 में सामने आया और धीरे धीरे इसकी ताकत और हमले दोनों बढ़ते गए। दुनिया का ध्यान तब गया जब अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर आईएसके ने हमला किया। आईएसके ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सैकड़ों आम नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य तालिबान ही है, खासकर 2021 के बाद जब तालिबान पावर में लौटे हैं। इसका रीजन ये है कि आईएसके को लगता है तालिबान अब बहुत नरम हो गए हैं और उनकी आइडियोलॉजी कमजोर पड़ रही है, इसलिए अब जंग है एक्सट्रीम वर्सेस अल्ट्रा एक्सट्रीम में। 9/11 के बाद जब अफगान तालिबान अमेरिका की मौजूदगी से दब गए थे, उसी वक्त पाकिस्तान में एक नई और खतरनाक हकीकत उभरने लगी। तालिबान और अलकायदा के लोग भागकर पाकिस्तान के फाटा इलाके में छुप गए। ये इलाका पहाड़ी, दूरदराज और ऑलमोस्ट ऑटोनोमस था, सालों से अपराधियों और मिलिटेंट का सेफ हेवन। 1980 में सोवियत अफगान जिहाद के दौरान यहां से मुजाहिदीन और दुनिया भर से आए फाइटर ऑपरेट करते थे। सऊदी पैसा, पाकिस्तान की टेरिटरी और यूएस वेपन, इन्हीं से सोवियत को हराया गया। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ और अमेरिकन अफगानिस्तान से निकल गए, तो सोल्जर ऑफ गॉड खाली बैठे नहीं रहे। उन्हीं से एक्सट्रीमिस्ट लहरें पैदा हुई, जैसे तालिबान, अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा और बहुत सारे ग्रुप। पाकिस्तान ने इनमें से कुछ ग्रुप को इंडिया फोकस्ड ऑपरेशन के लिए यूज किया और बाकी ग्रुप्स ने अपने अपने देश में मिलिटेंट स्टार्टअप बना लिए, जैसे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, जिमा इस्लामिया और अफगानिस्तान से ऑपरेटिंग अलकायदा का ग्लोबल नेटवर्क। 1980 से फाटा मिलिटेंट का हब था, कोई पाकिस्तान बैक तो कोई पाकिस्तान के खिलाफ। 9/11 के बाद वार ऑन टेरर शुरू हुआ तो अभी भी मिलिटेंट फाटा की तरफ आने लगे। पाकिस्तान आर्मी 2002 और 3 में इस इलाके में दाखिल हुई ताकि बढ़ते हुए ग्रुप्स को दबाया जा सके, लेकिन मिलिटेंट पूरी तरह रेडी थे। पहली बड़ी गलती हुई, पाकिस्तान ने उनसे नेगोशिएशन की। ये पीस डील मिलिटेंट को और स्ट्रॉन्ग बना गई। पश्तून लोगों के अकॉर्डिंग पावर लोकल ट्राइबल लीडर से निकलकर मिलिटेंट को तभी मिली जब 2004 में पाकिस्तान आर्मी के एक जनरल ने 20 ईयर ओल्ड मिलिटेंट नेक मोहम्मद से सीधा समझौता साइन कर लिया। लीडर्स को पूरी तरह इग्नोर किया, उनकी डेकेड लॉन्ग अथॉरिटी वहीं खत्म हो गई। डील में मिलिटेंट ने $540,000 मांगे, किस बात के? अलकायदा का कर चुकाने के नाम पर। दर्जनों मिलिटेंट कैदियों की रिहाई करवाई गई, फिर भी वो डील मानने वाले नहीं थे। नेक मोहम्मद तालिबान और अलकायदा दोनों के बहुत करीब था। 2 महीने बाद यूएस पाकिस्तान ड्रोन स्ट्राइक में वो मारा गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। मिलिटेंट ने जड़ें जमा ली थी। पाकिस्तान ने कई और पीस डील की, लोकल मिलिटेंट भी बनाए, लेकिन ये सब मॉन्स्टर में बदल गए। आईएसआई के ब्रिगेडियर असद मुनीर ने साफ कहा, पाकिस्तान कभी फोकस स्ट्रेटेजी नहीं बना पाया। 2006 के नॉर्थ वजीरिस्तान डील ने फॉरेन मिनिस्टर को खुली आजादी दे दी। लोकल लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, तालिबान रूल मान लो। पाकिस्तान की गलती भरी नीतियों का सीधा नतीजा था टीटीपी का उभरना। 2007 में एक ग्रुप पूरी तरह सामने आया,
आर्म्ड, वोलेंट और बेहद लीथल। टीटीपी ने ओपनली मुल्ला मोहम्मद अमर को अपना स्पिरिचुअल लीडर माना और अफगान तालिबान को यूएस के खिलाफ वार में पूरा सपोर्ट किया। रूट्स तो सोवियत जिहाद वाली ही थी, लेकिन 9/11 के बाद ये ग्रुप और ज्यादा संगठित और खतरनाक बन गया। इन सालों में पाकिस्तान ने सुसाइड ब्लास्ट, मिलिट्री पर अटैक, सिविलियन की मास किलिंग देखी। इनकी ब्रूटलिटी ने साफ दिखाया कि टीटीपी अब एक नेशनल लेवल खतरा बन चुका है। टीटीपी के गोल्स थे अपनी एक्सट्रीम इस्लामिक लॉ लागू करना, खासकर ट्राइबल इलाकों में सॉवरेनिटी बनाना, पाकिस्तान फोर्सेस के खिलाफ वॉर छेड़ना। इनका मॉडल अफगान तालिबान से इंस्पायर्ड था, लेकिन दोनों में नोटेबल डिफरेंस भी थे। हक्कानी नेटवर्क इन दोनों ग्रुप्स के बीच पुल बना हुआ था, क्योंकि हक्कानी पाकिस्तान से हिस्टोरिकल जुड़े थे और टीटीपी उनका लोकल एलाई था। ये डिवाइडेड लॉयल्टीज ही थी जिनसे ये सारे ग्रुप सरवाइव करते रहे। तालिबानिज्म प्लस पैसा प्लस केओस, यही टीटीपी की असली ताकत थी। 2007 से 14 में वायलेंस इतना बढ़ा कि पूरा पाकिस्तान डर के साए में आ गया। पुअर काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी ने हालात और बिगाड़ दिए। टीटीपी ने स्वैट और पंजाब जैसे इलाकों में भी अलायंस बना लिए, इसीलिए आर्मी के ऑपरेशन को बहुत रेजिस्टेंस मिला। जेल में पकड़े गए टीटीपी मिनिस्टर भी अक्सर एस्केप कर जाते और फिर से हमला करते। इनका धार्मिक क्रेडेंशियल जीरो। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस्लाम की बेसिक नॉलेज भी नहीं, सिर्फ पावर और लूट उनका असली मकसद था। इनके अलावा उन्होंने सेक्टेरियन वायलेंस को भी बढ़ा दिया। यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स टीटीपी की रिक्रूटमेंट और रेज को और फ्यूल करते रहे। पाकिस्तान के सबसे बड़ी गलती थी एक तरफ टीटीपी से निपटना, दूसरी तरफ अफगान तालिबान को सपोर्ट देना। इन्हीं कॉन्ट्राडिक्शन ने टीटीपी को और ग्रो होने का मौका दिया। 2014 के बाद पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी हद तक टीटीपी को डिसमेंटल कर दिया था, लेकिन जैसे ही 2021 में अफगान तालिबान वापस काबुल आ गए हैं, टीटीपी फिर से एक्टिव हो गया है। अफगान तालिबान की जीत ने इंस्पिरेशन दी कि वो भी वापस लौटे और अपनी ताकत दोबारा जमा करे। पाकिस्तान ने 2007 से 15 वाले टीटीपी टेरर को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। 2014 में ऑपरेशन जरबे आजम प्लस यूएस ड्रोन स्ट्राइक्स ने टीटीपी लीडरशिप को खत्म किया। इसके बाद ग्रुप टूट गया और बचे हुए लीडर अफगानिस्तान भाग गए। ये पाकिस्तान की बड़ी शिकायत थी कि घनी सरकार ने टीटीपी को रोकने में कोई हेल्प नहीं की। 2007 में टीटीपी स्पोक्स पर्सन एहसानुल्लाह एहसन ने क्लेम किया कि अफगान और इंडियन इंटेलिजेंस उनको सपोर्ट करती है। बाद में उसने स्टेटमेंट वापस ले लिया, पर स्टोरी ने डिस्ट्रस्ट बढ़ा दिया। यूएस तालिबान पीस डील के बाद बिखरे हुए ग्रुप जमाते उल अहर, हिजब उल अहर फिर से एकजुट होने लगे और नूर वली मैसूद को लीडर मान लिया। मैसूद ट्राइब के लोग भी वापस लौटकर टीटीपी में आए। इवन पंजाबी तालिबान के डेंजरस ग्रुप अमजद फारूकी ग्रुप और उस्मान सैफुल्लाह ग्रुप भी वापस प्लेटफॉर्म पर आ गए। नवंबर 2020 में गुल ब्रदर फैक्शन के उस्ताद आलिम खान भी ज्वाइन हो गया। उमर मीडिया ने इस सब को ओपनली प्रमोट किया। पाकिस्तान ने इस कंसोलिडेशन को लाइटली लिया, जबकि एक बड़े खतरे का सिग्नल था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट जो कि जुलाई 2022 में आई, उसने कंफर्म किया अफगानिस्तान में सबसे बड़ा फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप टीटीपी ही है और अब उनको पहले से ज्यादा फ्रीडम मिल रही है। 2020 और 22 तक 100+ क्रॉस बॉर्डर अटैक हुए, जिनसे पता चलता है कि टीटीपी अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। फाटा टारगेटेड किलिंग, ट्राइबल एल्डर्स पर अटैक, जबरदस्ती प्रोटेक्शन मनी, ये सब फिर से शुरू हुआ। बिल्कुल 2000 जैसा पैटर्न लौट रहा हो। 2021 में अफगान तालिबान के काबुल लौटने के बाद टीटीपी के बड़े लीडर जेल से रिहा किए गए, सबसे नोटोरियस मौलवी फकीर मोहम्मद भी। इस रिलीज के बाद टीटीपी ने अफगानिस्तान में 100 गाड़ियों की कन्वॉय निकाला, अपनी वापसी सेलिब्रेट की, जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल के लिए एक डरावना इशारा था। 2022 और 23 के एंड तक क्वेटा, पेशावर, इस्लामाबाद फिर से सुसाइड बॉम्बिंग के शिकार हो गए। ये क्लियरली दिखा रहा था कि टीटीपी पूरी तरह वापस आ चुका है। दिसंबर 2022 में बनू काउंटर टेररिज्म सेंटर पर टीटीपी प्रिजनर्स ने कब्जा कर लिया। 33 मिलिटेंट ने गार्ड को ओवरपावर कर दिया और उनकी डिमांड थी कि उनको सेफ पैसेज अफगानिस्तान भेजा जाए। आर्मी ने ऑपरेशन करके सबको मार गिराया।
पर 3 एलाइड सोल्जर भी शहीद हुए। ये इंसिडेंट ने साफ दिखाया कि टीटीपी शांति नहीं, ओपन वॉर चाहता है। आज टीटीपी के प्रोटेक्शन में मनी रैकेट्स पूरे खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है। ये वही पैटर्न है जो 2007 से 14 में चला था। 2018 का फाटा रिफॉर्म्स बिल फाटा को ऑफिशियली खैबर पख्तून में मर्ज करता है, पर ग्राउंड पर ना लीगल, ना एडमिनिस्ट्रेटिव और ना फाइनेंशियल रिफॉर्म इंप्लीमेंट हुए। इसी वजह से लोकल फ्रस्ट्रेशन बढ़ी और टीटीपी ने इसी नैरेटिव का फायदा उठाया। रिफॉर्म्स की कमी के कारण पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट उभरा, जिसका नेतृत्व मंजूर पश्तून करते हैं। उनकी डिमांड है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग खत्म हो, मिलिट्री चेक पॉइंट हटे, पश्तून एरिया में डिग्निटी बहाल हो। पीटीएम नॉन वायलेंट मूवमेंट है, टीटीपी जैसा मिलिटेंट नहीं। भूख, जिहाद और मिलिट्री ऑपरेशन से तबाह हुए पश्तून एरिया में पीटीएम की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी, पेशावर से लेकर कराची तक। लेकिन पाकिस्तान के कुछ इंस्टीट्यूशन ने पीटीएम को इंडियन एजेंट बोलकर बदनाम किया और उनके खिलाफ क्रिमिनल गैंग्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप तक खड़े किए। जेल में बंद पीटीएम लीडर अली वजीर ने कहा, जो इंस्टीट्यूशन मिल्क को प्रोटेक्ट करते हैं वही ठग्स को फंड कर रहे हैं हमारे खिलाफ। कुछ फॉर्मर तालिबान कमांडर तक पीटीएम विरोध रैलीज में स्पीच दे रहे थे। अफगान तालिबान अब अपने इमेज को लेकर बहुत सावधान हो चुके थे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान आर्मी से निकट रिश्ता अफगानिस्तान में पॉपुलर नहीं है, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि पब्लिक में दूरी रखो। पर जब पाकिस्तान ने टीटीपी पर सख्त एक्शन मांगा और काबुल ने मना किया तो रिलेशन बिगड़ने लगे। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान ने खुद ही अफगानिस्तान में टीटीपी कैंप्स पर एयर स्ट्राइक की, पर गलत इंटेलिजेंस की वजह से 45 सिविलियन जिनमें 20 बच्चे मारे गए। इस पर जबीला मौजूद ने ओपनली पाकिस्तान को वार्न किया कि ऐसी गलती रिपीट मत करना। पाकिस्तान ने जवाब दिया कि टेररिस्ट अफगान सॉइल यूज कर रहे हैं। अफगान तालिबान टीटीपी पर सख्त एक्शन इसलिए नहीं ले रहे कि अगर उन्होंने दबाव डाला तो टीटीपी आईएस के ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि पहले भी नाराज टीटीपी मेंबर ने आईएस के ज्वाइन किया था। इसी टेंशन ने दोनों देशों के संबंध और कमजोर कर दिए हैं। हक्कानी नेटवर्क और टीटीपी के बीच स्ट्रॉन्ग पर्सनल टाइज हैं। ट्राइबल लिंक और पाकिस्तान के खिलाफ कॉमन भावना भी उनको जोड़ती है। पाकिस्तान ने अब स्ट्रेटेजी बदलकर नॉन तालिबान अफगान लीडर से भी संपर्क बढ़ाना शुरू किया है। बहुत से एक्स ऑफिशियल को पाकिस्तान ने सेफ एग्जिट और तरक्की में हेल्प की। गोल यह है कि तालिबान पर दबाव बना रहे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस मानती है कि तालिबान के अंदर हार्डलाइनर अभी भी डोमिनेट करते हैं, पर नया युवा तालिबान जनरेशन बेटर लाइफ और कनेक्टिविटी और बदलाव चाहते हैं। जुलाई 2022 में टॉप पाकिस्तानी क्लैरिक मोहम्मद तकी उस्मानी अफगानिस्तान में तालिबान से मिले। तालिबान ने उनसे कहा कि वह इस्लामिक वैल्यूज को प्रोजेक्ट करने में हेल्प करें, पर क्लैरिक्स को अपनी सलाह देने का ज्यादा मौका नहीं दिया गया। ताकि उस्मानी ने पहले एक लेटर में मुल्ला हिब्तुल्लाह को लिखा था कि लड़कियों की एजुकेशन शरिया के हिसाब से जरूरी है, पर तालिबान इस विषय पर खुलकर सुनने को तैयार नहीं दिखे। आईएसआईएस ने 2014 में इराक सीरिया को तबाह करके दुनिया को दहला दिया था। आज थोड़े कमजोर हुए, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। असली में आईएस का तालिबान से क्या झगड़ा है? पहला, शिया सूफी पर तालिबान की नरमी। आईएस के मानता है कि तालिबान माइनॉरिटीज के साथ सॉफ्ट हो रहे हैं। 2021 और 2 में अशूरा पर तालिबान ने कोई हिंसक कदम नहीं उठाया, पर आईएसके ने लगातार शिया और हजारा कम्युनिटीज पर हमले किए। ह्यूमन राइट वॉच के अनुसार अगस्त 2021 से सितंबर 2022 तक 700 से ज्यादा लोग मारे गए। यूनाइटेड नेशन के रिचर्ड बेनेट ने कहा, यह अटैक्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लेवल है। आईएसके के लिए तालिबान अब कमजोर ईमान वाले हैं, इसलिए उनके खिलाफ हमला करना उनकी डिवाइन ड्यूटी है। दूसरा कारण है तालिबान यूएस डील का गुस्सा। तालिबान ने यूएस से डील की। आईएसके के लिए यह सबसे बड़ी गद्दारी है, इसलिए वो तालिबान को दुश्मन मानते हैं। तीसरा रीजन है एक्स तालिबान, टीटीपी, अल कायदा लोग आईएसके में जा रहे हैं। जो फाइटर 20 से 30 साल से एंटी वेस्ट जिहाद में थे, उन्हें तालिबान की डील्स और पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई। आईएसके उनको नया घर और नया पर्पस देता है। आईएसके ने ब्लास्ट, शूटिंग और सुसाइड अटैक के जरिए अफगानिस्तान में तालिबान की जगह खुद को चीफ विलन बना लिया है।
अब रीजन के लिए सबसे बड़ा खतरा तालिबान नहीं आईएसके बन चुका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इनकंसिस्टेंट काउंटर टेरर पॉलिसीज इसको और बढ़ा रही है। आईएसके की शुरुआत 2014 में हुई जब हफीज सईद खान ने आईएसआईएस को अपनी बैत दी। जनवरी 2014 में आईएसके ऑफिशियली बन गया और हफीज सईद इसका पहला अमीर बना। आईएसके के मेंबर कहां से आए? पहले टीटीपी के नाराज लोग। हाफिज सईद को टीटीपी का पूरा नेटवर्क पता था तो पहले रिक्रूटमेंट वहीं से हुआ। दूसरे पंजाबी मिलिटेंट, पंजाब के कश्मीर फोकस्ड ग्रुप और एंटी शिया लोग भी आईएसके में शामिल हुए। तीसरे थे एक्स अलकायदा मेंबर, 9 लोग अलकायदा से मिलकर आईएसके में आए। चौथे थे सेंट्रल एशिया लिंक्स, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान और उगर मिलिटेंट ने आईएसके को रीजनल नेटवर्क दे दिया। इससे उनके पास नई एक्सपर्टीज प्लस क्रॉस बॉर्डर नॉलेज आ गई। उनका पहला गढ़ था ननगरहर के अचीन डिस्ट्रिक्ट में था। 2016 से 19 में अफगान प्लस यूएस ऑपरेशन ने उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। 10,000 प्लस फाइटर मारे गए। बचे हुए लोग कुन्नार और सिटी एरियाज में छिप गए। पर 2021 में दोहा टक्स के बाद आईएसके फिर उठ खड़ा हुआ। अटैक बढ़ते गए। जून 2020 में 3 अटैक हुए और जून 2021 में 41 अटैक। आज तालिबान के सामने सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आईएसके है। आईएसके ज्यादा अग्रेसिव, एम्बिशियस और ग्लोबली कनेक्टेड है। आईएसके के पास तालिबान की तरह एथनिक सपोर्ट नहीं है, पर आइडियोलॉजिकल वो ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, इसलिए उन्हें फॉलोअर ढूंढना आसान है। तालिबान के रूल के पहले 5 मंथ में आईएसके ने 127 अटैक क्लेम किए। 80% अटैक तालिबान, चेक पोस्ट, कॉन्वॉय और क्रिटिकल जगह सब टारगेट। अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक टोटल 262 आईएस के अटैक हुए। सीआईए डायरेक्टर बर्न्स ने पाकिस्तान को वार्न किया, अगर पेस यही रहा तो मिड 2023 तक 20% अफगानिस्तान आईएसके के हाथ में जा सकता है। पाकिस्तान ने यूएस को सजेस्ट किया कि इंटेलिजेंस शेयर की जाए ताकि तालिबान आईएसके लीडरशिप को टारगेट कर सके। फॉर्मर अफगान मिनिस्टर अली जलील के अकॉर्डिंग तालिबान आईएस के थ्रेट को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं ताकि दुनिया से सिंपैथी और सपोर्ट मिले। तालिबान अपने क्रिटिक्स को आईएस के नेटवर्क बोलकर मारते हैं। ये टैक्टिक्स कई देशों ने वॉर ऑन टेरर पर यूज की थी। सबसे आसान तरीका डिसेंट को क्रश करने का। तालिबान के काबुल आने के बाद के पहले महीने ने आईएसके को परफेक्ट मौका दिया। तालिबान बिजी था और आईएसके ने इसका फायदा उठाकर रिक्रूटमेंट बढ़ाई, फंड रेजिंग तेज की, टेरिटोरियल कंट्रोल जमाना शुरू किया। यूएस ट्रेजरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईएसके पैसा जमा करता है लोकल डोनेशन से, एक्सटॉर्शन, टैक्सेस और आईएसआईएस की कोर हेल्प से। प्रिजन ब्रेक्स ने उनके पुराने फाइटर्स को वापस फील्ड में ला दिया। तालिबान समझ ही नहीं पाया कि उनके सबसे बड़े दुश्मन आईएसके प्रिजनर कहां जा रहे हैं। तालिबान की वापसी के बाद आईएसके ने जाना माना तरीका अपनाया, काबुल में बड़े हमले ताकि दुनिया का ध्यान मिले और ग्लोबल सलाफी डोनर से पैसा आए। अब उनका प्लान सिंपल लगता है, पहला अफगानिस्तान को सेफ हेवन बनाना, दूसरा फिर पाकिस्तान और इंडिया जैसे इलाकों को टारगेट करना, तीसरा वेस्टर्न टारगेट पर फोकस। फिलहाल रिसोर्सेज कम है, इसलिए वो पहले तालिबान को डिफेंसिव रखना चाहते हैं। तालिबान के लीडर्स पर अटैक। आईएसके रेगुलरली तालिबान लीडर्स को मारने का प्लान बना रहा है। इससे तालिबान का पूरा गवर्नेंस प्रोजेक्ट हिल सकता है। यह भी तालिबान के लिए एक बड़ी टेंशन है। अगर वो ज्यादा मॉडरेट बोले या दिखे तो उनके हार्डकोर फाइटर आईएसके में शामिल हो सकते हैं। तालिबान ने सलाफी मदरसों पर धावा बोला, कुछ सलाफी क्लरिक्स को उठा लिया या मार दिया। पाकिस्तान में विरोध हुआ, फिर भी तालिबान को एक कॉन्फिडेंट पॉइंट था, आईएसके के पास पश्तून रूलर बेस नहीं है, आईएसके के पास मदरसा नेटवर्क नहीं है। आईएसके की आइडियोलॉजी अफगानिस्तान में ज्यादा लोकप्रिय नहीं। माइनॉरिटीज को बार बार मारने से लोकल और दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए आईएसके तालिबान जैसा बड़ा इंसर्जेंसी मॉडल कॉपी नहीं कर सकता। टीटीपी का लीडर नूर वली महमूद अब एक नया नैरेटिव बना रहा है, खुद को टेरर ग्रुप नहीं इंसर्जेंसी बताना, पाकिस्तान स्टेट को डीलेजिटिमाइज करना, करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस पर आवाज उठाना, सिविलियंस को बचाकर सिर्फ पुलिस और आर्मी पर अटैक करना। ये बदलाव तालिबान लीडर हिब्तुल्लाह को भी पसंद आया। इसको देखकर टीटीपी और मजबूत हो रहा है, पूरा रीजन और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। चैप्टर 6
द इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ द तालिबान। तालिबान डिप्टी पीएम अब्दुल सलाम हनाफी का मानना है अफगानिस्तान एक बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक हब बन सकता है, चाइना से बंदाख्शा रूट और पूरे रीजन को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर। अगस्त 2021 ने दुनिया को हिला दिया। 20 साल की यूएस वार के बाद तालिबान इतनी तेजी से पावर में आए कि ग्लोबल पावर कंफ्यूज हो गए, लड़े भी नहीं और सपोर्ट भी नहीं करना चाहते। पहले दुनिया तालिबान को एक बिखरा हुआ ग्रुप समझती थी, ना ब्यूरोक्रेसी, ना पैसा, ना गवर्नेंस स्किल। लेकिन 2021 के बाद उन्होंने जर्मनी, चाइना, रशिया, इंडिया जैसी कंट्री से फॉर्मल डिप्लोमेटिक टॉक शुरू कर दी। ये डिप्लोमेसी अचानक नहीं हुई। दोहा 2012 से तालिबान का इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑफिस बन चुका था। 2015 में वहां उन्होंने रशिया के पुतिन और 2014 में चाइना के वांग याई से मुलाकात की। इसलिए आज की उनकी गवर्नमेंट एंगेजमेंट असल में 10 साल पुरानी ट्रेनिंग का रिजल्ट है। तालिबान गवर्नमेंट में आज भी यूएन सैंक्शन टेरर लिंक लीडर बैठे हैं। इसी वजह से दुनिया का रिस्पॉन्स मिक्स और कॉशियस भरा है। यहाँ एक अहम फर्क याद रखना जरूरी होगा। कंट्रीज तालिबान से बात तो कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे उनके आइडियाज को सपोर्ट करती हैं। एंगेजमेंट का मकसद बस ये है कि अगर तालिबान को भी एक फंक्शनिंग सरकार बनाना है तो दुनिया को उनसे बात करके ही अफगान लोगों की हालत सुधारने का रास्ता निकालना पड़ेगा। बस यही रियलिटी है। ग्लोबल पावर्स को तालिबान पसंद नहीं, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। रशिया, चाइना, टर्की, इंडिया जैसे देशों ने एड, प्रोजेक्ट और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प तो दी, पर अभी तक फॉर्मल रिकॉग्निशन देने से साफ मना कर रखा है। रिलेशन है पर लेबल लगाने से सब डर रहे हैं। कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। तालिबान का मोटिवेशन साफ है, इकोनॉमिक फायदा, ट्रेड डील, ग्लोबल बैंक से पैसा और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, ताकि अफगान जनता का भरोसा हो, लीगल एक्सेस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करने की क्षमता हासिल करे, एक उन्हें ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिले, उससे वो दुनिया की नजरों में एक सरकार बन सके। रिकॉग्निशन मिले बिना उनकी गवर्नेंस, एड एक्सेस और ट्रेड सब अधूरा है। अगस्त 2021 के बाद हर तालिबान मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट बना, लाखों फॉलोअर्स के साथ। पश्तो प्लस इंग्लिश ट्वीट करके वो अपनी इमेज कंट्रोल कर रहे हैं, ग्लोबल ऑडियंस को दिखाने के लिए कि वो मॉडर्न, कैपेबल और एंगेज करने वाले लोग हैं। यह उनका सबसे बड़ा पीआर टूल बन चुका है। तालिबान ने वुमेन राइट और गवर्नेंस पर काफी वादे तोड़े हैं, लेकिन सिक्योरिटी और इकोनॉमी की जरूरत ने उन्हें मजबूर किया है कि वो दुनिया से बात करते रहें। किसी भी कंट्री को अफगानिस्तान को फिर से टेरर सेफ हेवन नहीं बनने देना चाहिए, इसलिए नेबर कोशियस और एंगेजमेंट कर रहे हैं। डिप्लोमेसी में तालिबान थोड़े बेहतर हुए, लेकिन आइडियोलॉजी अभी भी वही पुरानी है। गर्ल्स एजुकेशन पर पीछे हटना, हार्डलाइन रूल, ह्यूमन राइट्स की अनदेखी। ये सब दिखाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज तो है पर आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं। उनका अतीत खून, हिंसा और एक्सट्रीमिज्म से इतना भारी है कि एक क्लीन इमेज बनाना ना आसान है और शायद पॉसिबल भी नहीं। चाइना को दो चीजों का सबसे ज्यादा डर है। पहला, उगर मिलिटेंसी का स्पिलओवर, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट का नुकसान, खासकर सीपीईसी, बीआरआई, मैस एनाइकोपर माइंस, वखान कॉरिडोर से शिनजांग जुड़ा है। इसलिए अफगानिस्तान का अनस्टेबल होना चाइना के लिए एक बड़ा खतरा है। चाइना से तालिबान के संबंध कैसे बने? 2000 में चाइना एनवॉय ने मुल्ला उमर से मुलाकात की। 2014 के बाद रिलेशन फिर से मजबूत हुए। 2015 में चाइना ने तालिबान अफगान गवर्नमेंट की बातचीत के बीच मीडिएशन भी की। 2021 में वांग याई ने ओपनली तालिबान की पॉलिटिक्स में वापसी की तारीफ की। चाइना को पहले से अंदाजा था कि तालिबान वापस आएंगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही चैनल्स खोल कर रखे थे। अब चाइना अफगानिस्तान से क्या चाहता है? पहला, यूगर ग्रुप जैसे ईटीआईएम को रोकना। दूसरा, मैस अयानाक जैसे 3 ट्रिलियन माइंस रिजर्व का एक्सेस। साथ में अफगानिस्तान को सीपीई से जोड़ना। सेंट्रल एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना। चाइना की कैलकुलेशन सिंपल है, कंट्रोल होगा तो उनके यहाँ सिक्योरिटी रहेगी। और तालिबान को चाइना से क्या चाहिए? अफगानिस्तान अभी भी इकोनॉमिक कोलैप्स,
सैंक्शन और आइसोलेशन में है। तालिबान डेस्परेटली चाहते हैं फाइनेंशियल एड, ट्रेड डील्स, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। वेस्ट और रशिया से सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए उनकी पूरी नज़र चाइना पर है। जुलाई 2021 के बाद तालिबान चाइना एंगेजमेंट तेजी से बढ़े हैं। चाइना ने एम्बेसी भी ओपन कर रखी है और 31 मिलियन की एक ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी दी। तालिबान ओपनली कह चुके हैं सिल्क रोड चाइना से अफगानिस्तान तक बनना चाहिए। लेकिन चाइना सावधान भी है। क्यों? क्योंकि आईएसके ने चाइनीज नेशनल को पाकिस्तान और काबुल में निशाना बनाया है। ब्लूच इंसर्जेंट ने भी चाइना प्रोजेक्ट को टारगेट किया। इसीलिए बीजिंग अभी भी स्लोली और कॉशियसली आगे बढ़ रहा है। चाइना रिस्क नहीं लेना चाहता। पॉसिबल है कि वो अफगानिस्तान में सीधे कदम डालने की बजाय पाकिस्तान के थ्रू अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा पड़ोसी और स्टेक होल्डर है ईरान। ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगभग 572 माइल्स का है। रेफ्यूजीज लाखों में है और ट्रेड भी काफी बड़ा है। इसीलिए तालिबान के आने के बाद ईरान ने अपनी एम्बेसी काबुल में खुली रखी। सेक्टेरियन लड़ाइयाँ पास्ट में रही हैं, पर आज पॉलिटिक्स में दोनों एक दूसरे के साथ काम चलाना ही पड़ेगा। 1998 में मजार शरीफ में ईरान के डिप्लोमेट्स मारे गए थे। उस वक्त दोनों देश लगभग युद्ध के कगार पर थे। 2001 में यूएस इन्वेजन के बाद ईरान पहले तालिबान के खिलाफ थे, लेकिन जब बुश ने उन्हें एक्सिस ऑफ इविल बताया तो ईरान ने अपना स्टांस बदल लिया। मिड 2000 से तेहरान ने तालिबान से छुपकर टॉक शुरू की, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अमेरिका इवेंचुअली निकल जाएगा और तालिबान वापस आएंगे ही आएंगे। कुछ तालिबान परिवार ईरान में बस भी गए। ये ट्रेंड 2020 और 21 में फिर से देखा गया। करंट सिचुएशन में ईरान की एम्बेसी काबुल में एक्टिव है। तालिबान का भी मशहद में एक कॉन्सुलेट है। ईरानियन डेलीगेशन काबुल मजार आते रहते हैं। दोनों को ही पता है एंगेजमेंट जरूरी है, रिकॉग्निशन नहीं। ईरान अभी फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दे रहा है। ईरान के मुख्य कंसर्न क्या है? पहला, रेफ्यूजी क्राइसिस। लाखों अफगान रेफ्यूजी ईरान में रहते हैं। ईरान अक्सर उन्हें वापस डिपोर्ट करता है ताकि इकोनॉमिक लोड कम हो। दूसरा है शिया कम्युनिटीज। अफगानिस्तान में बहुत बड़ी एक शिया पॉपुलेशन है, पर ईरान का इंटरेस्ट सेक्टेरियन कम, जियोपॉलिटिकल ज्यादा है। तीसरा है आईएसके का खतरा। आईएसके दोनों देशों के लिए एक बड़ा खतरा है, इसीलिए सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन ईरान की मजबूरी है। अगला बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज के चलते पानी की कमी ने टेंशन बढ़ा दी है। डायलॉग मजबूरी बन चुका है। ड्रग ट्रैफिकिंग। अफगानिस्तान से ड्रग का बड़ा फ्लो ईरान की सिक्योरिटी को हिट करता है। अब इसमें ईरान की हेजिटेशंस क्या है? एक तो तालिबान का सेक्टेरियन बायस, दूसरा गर्ल एजुकेशन और राइट पर तालिबान की पॉलिसीज। साथ में तालिबान को अभी भी वो अपना आइडियल पार्टनर नहीं मानते हैं, लेकिन ईरान जानता है कि तालिबान से रिश्ता रखना ही पड़ेगा, चाहे दिल से हो या मजबूरी। ईरान तालिबान पर फाइनेंशियल और पर्सनल चैनल से काफी इन्फ्लुएंस भी रखता है और इसका इस्तेमाल करता रहता है। बॉटम लाइन ये है कि ईरान और तालिबान में डिफरेंसेस बहुत हैं, पर ज्योग्राफी, रेफ्यूजी, वाटर सिक्योरिटी और आईएसके इनको एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ना पूरी दोस्ती, ना पूरी दुश्मनी, बस कंपल्शन वाली एक पार्टनरशिप। 1990 से लेकर अगस्त 2021 तक इंडिया और तालिबान एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। 1999 का IC-814 हाईजैक इस टेंशन की सबसे बड़ी वजह बना। 1990 में इंडिया, ईरान और रशिया नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान के खिलाफ सपोर्ट देते थे। 2001 के बाद इंडिया ने करजाई और घनी के साथ मिलकर अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग में एक बड़ा रोल निभाया। $5 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए। सलमा डैम, अफगानी पार्लियामेंट बिल्डिंग, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी लाइन और ह्यूमैनिटेरियन एड। इंडिया एक भरोसेमंद पड़ोसी साबित हुआ। इंडिया की डायरेक्ट सिक्योरिटी चिंता पाकिस्तान और चाइना से है, पर तालिबान रूल में अफगानिस्तान कभी भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का सेफ हेवन बन सकता है। पहले भी जैश ए मोहम्मद,
अल-कायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट अफगानिस्तान में एक्टिव रहे हैं। ये कश्मीर के लिए एक बड़ा खतरा है। हक्कानी नेटवर्क जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस से जुड़ा माना जाता है, इंडिया के लिए सबसे बड़ा रिस्क है। उन्होंने इंडिया के काबुल और हेरात मिशन पर हमला भी किया है। अगस्त 2021 के बाद इंडिया ने एम्बेसी बंद कर दी क्योंकि यूएस से पार्टनरशिप और घनी गवर्नमेंट से उनकी क्लोजनेस थी। लेकिन चाइना, रशिया तालिबान से तेज एंगेजमेंट कर रहे थे। चाइना LAC पर अग्रेसिव था, इसलिए इंडिया ने स्ट्रेटेजी बदली। जून 2022 में इंडिया ने तालिबान से पहली ऑफिशियल बातचीत की। तालिबान को इंडिया से क्या चाहिए? रिकॉग्निशन, इन्वेस्टमेंट और लेजिटिमेसी। इंडिया की पुरानी इन्वेस्टमेंट तालिबान के लिए आज भी बहुत वैल्यूएबल है। तालिबान ने इंडिया का काबुल मिशन सेफ रखा, इंडियन वीट के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डाला और बार बार एम्बेसी खोलने की रिक्वेस्ट भी की। ये दिखाता है कि तालिबान इंडिया को खोना नहीं चाहते। इंडिया एंगेजमेंट चाहता है पर तालिबान को जल्दी लेजिटिमेसी नहीं देगा। रीजन साफ है, तालिबान पाकिस्तान दोस्ती इंडिया को डराती है। तालिबान का बिहेवियर फ्यूचर में बदल भी सकता है। इंडिया को ग्राउंड रियलिटी समझकर ही कदम बढ़ाना होगा। अगस्त 2022 में इंडिया ने एक छोटा डिप्लोमेटिक टीम काबुल भेजी। सिंबॉलिक था पर इम्पोर्टेंट स्टेप। जैसा फॉर्मर एम्बेसडर गौतम मुखोपाध्याय ने कहा, वी आर बैक इन द गेम। तालिबान आज खुद उसी सिस्टम में आ गए हैं जिसे वो पहले गिराना चाहते थे। इंसर्जेंट से गवर्नर बनना आसान नहीं होता, अब पूरा देश उनकी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान ऑलरेडी टूटा हुआ है, कमजोर इंस्टीट्यूशन, भारी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और बहुत बड़ा इकोनॉमिक मेल्टडाउन। ऊपर से तालिबान के अंदर के ग्रुप डिविजन्स उनकी गवर्नेंस को और कमजोर कर देती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे इंक्लूसिव ह्यूमन राइट, वुमेन राइट्स की बात करना चाहती है, पर तालिबान की रियल हालत देखकर ऐसी उम्मीदें अब भी काफी दूर लगती है। अफगानिस्तान को अर्जेंटली एक लीगल स्टेबल इकोनॉमी चाहिए, पर तालिबान की करंट पॉलिसीज के हिसाब से टारगेट बहुत मुश्किल दिख रहा है। देश की लोकेशन स्ट्रेटेजिक है, उसके अंदर के रिसोर्सेज कई देशों को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे चाइना, ईरान, टर्की, कतर, UAE, पाकिस्तान, इंडिया और रशिया। इतने सारे पावर प्लेयर के इंटरेस्ट होने से एक छोटी गलती भी अफगानिस्तान को रीजन राइवलरी जोन बना सकती है। IS के पहले से ही बड़ा खतरा है और कुछ पुराने मिलिटेंट ग्रुप फिर से रिवाइव होने की कोशिश कर सकते हैं। तालिबान को हर तरफ से दबाव है और आगे का रास्ता बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा। वेस्ट अभी वेट एंड वॉच मोड में है। अफगानिस्तान के पड़ोसी भी उसी स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं। लेकिन जब तक फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं मिलता, सभी देशों की कोशिश तालिबान से टोक जारी रखो ताकि सिक्योरिटी इंटरेस्ट सेफ रहें। कोलेक्टिव कोऑर्डिनेटेड अप्रोच तालिबान को इन्फ्लुएंस करने का सबसे वर्केबल तरीका माना जा रहा है। अब लास्ट में राइटर तालिबान के फ्यूचर के बारे में बात करता है। लास्ट चैप्टर, कंक्लूजन। वेस्ट का एड कंडीशनली मोड, पहले वुमेन राइट इंप्रूव करो फिर फंडिंग मिलेगी, पूरी तरह फेल हो चुका है। अब वेस्ट को ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिसमें अफगान जनता पुनिश न हो सिर्फ तालिबान की वजह से। अब सवाल सिंपल है, आगे क्या? रोड साफ नहीं है और तालिबान के सामने सबसे बड़ा टेस्ट है एक इंसर्जेंसी ग्रुप से प्रॉपर सरकार बनना। उनके अंदर ही अलग अलग सोच है, अलग प्रायोरिटीज और पावर ग्रुप अलग। अगर वो सत्ता में टिकना चाहते हैं तो पहले अपनी टीम को एक लाइन पर लाना पड़ेगा। उनके ज्यादातर फाइटर्स एंटी वेस्ट और एंटी मॉडर्न सोच लेकर बड़े हुए हैं। अब उन्हीं वेस्टर्न देशों से बात करनी पड़ेगी, फंडिंग लेनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स भी समझनी पड़ेगी। ये उनके लिए सबसे मुश्किल मेंटल शिफ्ट है। अगले 4-5 साल उनके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। अगर वो देश में बड़ा केओस रोक दें, टेररिस्ट और क्राइम नेटवर्क को कम कर दें, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को हैंडल करें, तो धीरे धीरे पड़ोसी देश और बाकी दुनिया उनकी हकीकत के साथ एडजस्ट करना शुरू कर देगी। ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बुक में हमने देखा कि लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, पर फुट सोल्जर खासकर ग्रामीण तालिबान चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। अगर लीडरशिप ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हुई तो ग्रुप टूट भी सकता है। सब तालिबान आइडियोलॉजिकल भी नहीं, तालिबान खुद बताते हैं बस 30 से 40% लोग ही है प्योर आइडियोलॉजिकल, बाकी सिर्फ रिलेटिव्स, फ्रेंड, सपोर्टर, ये लोकल क्रिमिनल्स और छोटे वॉरलॉर्ड हैं।
जो तालिबान का नाम लेकर फायदा उठा रहे हैं। ग्रुप में असली पावर का सोर्स है मुल्ला और क्लेरिक स्टेटस। रिलीजन बेस्ड अथॉरिटी ही हायरार्की डिसाइड करती है। ये वो बात थी जो यूएस समझ ही नहीं पाया। इसलिए दोहा टॉक्स के टाइम उन्होंने गलत अंदाजा लगाया कि मुल्ला ब्रदर ही टॉप लीडर बनेंगे। तालिबान की जीत ने दुनिया देखी, पर उन्होंने जीत कैसे मैनेज की, ये अभी भी दुनिया के लिए एक बड़ी मिस्ट्री है। राइटर की बातचीत तालिबान के एक बड़े आइडियोलॉग से हुई। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई। जब टॉप तालिबान लीडर पाकिस्तान में रहते थे तो उनका एक्सपोजर पाकिस्तान से बहुत कम था। उन्होंने हर शहर में एक मिनी अफगानिस्तान बना लिया था। छोटे कैंप्स, सिर्फ अफगान लोग, बाहर के लोगों से ऑलमोस्ट जीरो इंटरेक्शन। इसका मतलब उनका माइंडसेट कभी नहीं बदला, एनवायरनमेंट बदला, पर तालिबान की सोच वही पुरानी रही। जो नैरेटिव काबुल से आते थे वही उनके कैंप में बिना फिल्टर के चलते थे। अब असली सवाल ये है कि ओल्ड तालिबान वर्सेस न्यू तालिबान का पावर स्ट्रगल किस तरफ जाएगा। इसको समझना फ्यूचर प्रेडिक्शन की सबसे इम्पोर्टेंट की है। हमको तालिबान के नए नजरिए से देखना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी, उनकी अपब्रिंगिंग और उनका आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है। बुक का मेन एम यही है, ज्यादा न्यूआंस और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लेंस देना, क्योंकि रीजन में आईएस के जैसे नए थ्रेट भी पूरे इक्वेशन को बदल रहे हैं। अब देखते हैं पुराने और नए तालिबान में मेन फर्क क्या है। ओल्ड तालिबान 1990s में पूरी तरह बंद सोच, दुनिया से कटे हुए, किसी से बात नहीं और किसी एजेंसी से कोई काम नहीं, जीरो डिप्लोमेटिक टॉक्स। और आज के न्यू तालिबान अब ओपनली इंटरनेशनल रिलेशन चाहते हैं। दोहा से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक मीटिंग कर चुके हैं। यूएन एजेंसियां और डेवलपमेंट प्रोग्राम से काम करने में हेजिटेशन कम है। मॉडर्न सुविधा जैसे इंटरनेट, पावर, कनेक्टिविटी को अब वो भी कभी छोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जांपल, आज तालिबान बिजली उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से ले रहे हैं। रेगुलर टॉक चल रही है ताकि सप्लाई ना कटे। तालिबान ने डिमांड भी किया है कि जो अफगान एयरक्राफ्ट 2021 एस्केप के टाइम तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान गए थे उन्हें वापस किया जाए। डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने वार्निंग भी दी, पेशेंस टेस्ट मत करो, पर फिलहाल तालिबान सिर्फ डिप्लोमेटिक अप्रोच ही यूज कर रहे हैं। तजाकिस्तान और तालिबान के बीच 800 माइल का बड़ा बॉर्डर है। दोनों एक दूसरे के एनिमीज को शेल्टर दे रहे हैं। एक्यूजेशन दोनों तरफ से है कि दूसरे की वजह से बॉर्डर अनस्टेबल है। तालिबान को आज ये महसूस हो रहा है कि वो अब पड़ोसियों से दूरी बनाकर नहीं चल सकते। तालिबान 1.0 तो इस सोच से डर के मारे कांप जाते, क्योंकि उनके लिए हर आउटसाइडर था जासूस। लेकिन नया तालिबान मजबूरी में ही सही अब एंगेजमेंट को सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी मान रहा है। पुराने तालिबान मीडिया को दुश्मन मानते थे, आज वेस्टर्न जर्नलिस्ट काबुल में काम कर रहे हैं। रीजनल मीडिया भी एक्टिव है। हाँ, कंट्रोल बढ़ रहा है, वुमन रिपोर्टर पर रिस्ट्रिक्शन है, स्टेट मीडिया पर फिल्टरिंग भी, पर फिर भी मीडिया पूरी तरह बंद नहीं हुआ। सोशल मीडिया ने भी उनको बदलने पर मजबूर किया है। तालिबान अब ट्विटर, फेसबुक पर अपने नैरेटिव खुद चला रहे हैं। 1990 वाला तालिबान रिलीजियस मिलिटेंसी एक्सपोर्ट करता था। अल कायदा का इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग था। अरब फाइटर सेक्टेरियन हेट्रेड लाते थे। इसी वजह से हजारा शियास का ब्रूटल मैसेकर हुआ। आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, पर आउटरीच की कोशिश दिखती है। काबुल में नॉर्थ में हजारा शिया से मिलने की बात हुई। पाकिस्तान शिया लीडर साजिद नकवी को भी मैसेज भेजा गया कि हम शिया कम्युनिटीज को लेकर हॉस्टाइल नहीं है। फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पर यह आउटरीच एक पॉलिसी शिफ्ट का संकेत जरूर है। ओल्ड तालिबान देवबंदी प्लस अलकायदा के सलाफी इन्फ्लुएंस का मिलिटेंट मिक्स था। न्यू तालिबान थोड़ा वापस अपनी देवबंदी जड़ों की तरफ जा रहा है, जो हिस्टोरिकल अफगानिस्तान में सूफी ट्रेडिशन को भी स्वीकार करता है। इसी वजह से आज उनका सबसे बड़ा दुश्मन है आईएसके, क्योंकि आईएसके पूरी तरह एंटी देवबंदी है। आईएसके ओपनली बुकलेट छापता है, देवबंदी स्कूल को चैलेंज करता है। सो यह राइवलरी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, रिलीजियस वॉर भी है। ओल्ड तालिबान सिर्फ लड़ने वाले थे, आज के तालिबान शैडो गवर्नेंस चला चुके हैं। कुछ हद तक ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की भी बनाई है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग सेल्फ डिक्लेयर्ड तालिबान बनकर हथियार लेकर चेक पॉइंट पर खड़े हो जाते हैं।
तालिबान खुद इनके लिए एनफोर्समेंट नहीं कर पाते, इसलिए अब यूनिफॉर्म असाइन किए जा रहे हैं और अनऑथोराइज्ड गनमैन को अरेस्ट करने की बात की गई है। ये स्मॉल स्टेप्स दिखाते हैं कि तालिबान धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सीखने की कोशिश कर रहा है। रोल भरना आसान है, पर गवर्नेंस सीखना ये बिल्कुल एक नई टेरिटरी है उन लोगों के लिए। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ओल्ड तालिबान की स्किन उतर रही है, कुछ नया बन रहा है। कैसे बनेगा, कितना टिकेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। एक तालिबान क्लरिक ने राइटर को बताया कि फुट सोल्जर जिन्होंने लड़कर जीत दिलाई, उनको गवर्नमेंट में जगह देना तालिबान की प्रायोरिटी है। कैबिनेट पोस्ट के लिए क्राइटेरिया सिंपल है, रिलीजियस प्लस लॉयल्टी टुवर्ड द कोर तालिबान आइडियोलॉजी। स्किल या एजुकेशन सेकंड प्रायोरिटी है। क्लरिक के अकॉर्डिंग नई जनरेशन थोड़ी ओपन माइंडेड है, एंगेजमेंट से नहीं डरती, पर सोच अभी भी काफी कंजर्वेटिव है। ट्राइबल माइंडसेट गहरी जड़ें रखता है। फुट सोल्जर गांव से आते हैं, अर्बन काबुल उनके लिए एक अलग ही दुनिया है। उनके लिए पूरा नॉन नेगोशिएबल रूल है, मेल फीमेल साथ काम करते दिख जाए तो उनकी आइडियोलॉजी हिल जाती है। लीडर जिनका कतर, पाकिस्तान, अर्बन सिटीज में एक्सपोजर है, वो समझा तो देते हैं, पर उनके कार्डर्स को री एजुकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए वेस्ट जब वुमेन राइट पर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है तो तालिबान के अंदर और रेजिस्टेंस पैदा होती है। उनसे उम्मीद करना स्लो प्रोग्रेस ही होगा। राइटर की राय में तालिबान से एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। बातचीत ही वो रास्ता है जिससे उनके अंदर एक मॉडरेट लोग पावरफुल बन सकते हैं। अगर दुनिया तालिबान से कट जाएगी तो हार्डलाइनर्स बोलेंगे, देखो दुनिया हमारी दुश्मन है। फिर वही लोग ग्रुप के अंदर ऊपर और उठेंगे। ओल्ड तालिबान जो कभी मुल्ला उमर के साथी रहे हैं, अगले 4-5 साल में नेचुरल तौर पर साइड हो जाएंगे। सोशल मीडिया वाली नई जनरेशन ही अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। 20 सालों में $1 बिलियन से बना इंफ्रास्ट्रक्चर आज तालिबान के हाथ में है। अगर हम उन्हें स्किल बिल्डिंग, गवर्नेंस ट्रेनिंग दे तो धीरे धीरे उन्हें इंक्लूसिव गवर्नेंस अपनानी पड़ेगी। ये दबाव स्पीचेस से नहीं, ग्राउंड की जरूरतों से आएगा। उनको लिमिटेड लेजिटिमेसी देना उनकी गलतियों को अप्रूव करना नहीं है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनका ह्यूमन राइट रिकॉर्ड तालिबान से बेहतर नहीं, फिर भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो सवाल उठता है, क्या तालिबान को हमेशा अंधेरे में ही छोड़ देना चाहिए या उनके लिए एक छोटी सी उम्मीद का दरवाजा खोलना चाहिए? अफगानिस्तान जनता सदियों से सफर कर रही है, उनके लिए ही सही हमें लाइट की एक कोशिश तो करनी चाहिए। एक फॉर्मर सीनियर यूएस ऑफिशियल से बात करते हुए एक बात राइटर को समझ आई। वेस्ट ने अफगान्स को एक मैसेज तो दे दिया है कि उन्हें तालिबान की कोई परवाह नहीं। उनका कहना था तालिबान हमारी वुमेन राइट वाली स्पीचेस से तंग आ चुके हैं। उनके लिए सिर्फ मोरल लेक्चर है, हेल्पफुल नहीं। इस यूएस ऑफिशियल ने भी कहा, रिकॉग्निशन मत दो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कभी नहीं करेगा। पर साथ ही ये बात भी माननी होगी कि हमारी एक्सपेक्टेशन खुद भी काफी हिपोक्रेटिकल है। तालिबान को रोज टू डू लिस्ट देना उनसे काम नहीं करवा रहा। वो पब्लिकली यूएस से मिल भी नहीं सकते, तो फिर प्रेशर कैसे काम करेगा? अगर अफगानिस्तान को दोबारा टेरर हब बनने से रोकना है तो मोरल लेक्चर छोड़कर स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट करना जरूरी है। रियल पावर आज हिब्तुल्लाह और सिराजुद्दीन हक्कानी के पास है, पर वेस्ट उनसे बात ही नहीं कर रहा। ब्रादर और स्तनकजाई बात करते हैं, पर वो टॉप पब्लिकल फिगर नहीं है। इंटरनल लड़ाइयां हैं, पर स्टीयरिंग व्हील अभी भी मजबूती से उनके हाथ में है। उनकी साइकोलॉजी सिंपल है, वी डिफीटेड अमेरिका और हम ही विजेता हैं। ये विक्ट्री उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। इसी रीजन से वो अपनी यूनिटी दिखाते हैं, चाहे अंदर से कितने भी फ्रैक्शन क्यों ना हो। हार्डलाइन कंधार क्लरिक्स की बात मानना उन्हें अच्छा ना लगे, पर वो मानेंगे क्योंकि यही उनकी वापसी का मेन कारण है। आईएस के उनका राइवल है, पर स्ट्रेंजली वही उनकी स्ट्रेंथ भी बनता है, क्योंकि उनको लगता है हमारी जगह कोई और ले सकता है। ये इनसिक्योरिटी उन्हें और मिलिट्री माइंडेड बनाती है। तालिबान ने दिखा दिया कि वो नेगोशिएशन, कंप्रोमाइज और गिव एंड टेक समझते हैं। पुराने मुल्ला उमर वाली इमेज को पकड़े रहना आज की रियलिटी को डिनाई करना है।
आज तालिबान यूनाइटेड नेशन से पैसे मांग रहा है। इंडिया, चाइना, यूरोप, यूएस सबसे एंगेजमेंट कर रहा है। काबुल वाले लीडर्स सीख रहे हैं, दोहा वाले लीडर्स को भी काबुल आकर ट्रांजिशन में हेल्प करनी होगी। वेस्ट को भी अपनी ग्रीफ साइकिल का लास्ट स्टेज एक्सेप्ट करना ही होगा। वो क्या है? वो है तालिबान की एक्सेप्टेंस। तालिबान के अंदर की रिजिडिटी और इंटरनल वेरिएशन सबसे बड़ा चैलेंज है। पावर स्ट्रगल फ्यूचर में उनकी यूनिटी तोड़ सकता है। आईएसके का थ्रेट रियल है, पर वो उन्हें सत्ता से नहीं हटा सकता। पाकिस्तान के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन और टीटीपी के डायनामिक्स उनका फ्यूचर और तनावपूर्ण बना सकते हैं। पाकिस्तान का सपोर्ट खोना डेंजरस है, पर उसके साथ चिपके रहने से तालिबान अफगानिस्तान ट्राइब्स को नाराज करेगा। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये बुक पसंद आई होगी। आगे और बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।